है कि ये लिमिट आज मुझे ये पता चल जाएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं, और आवाज भी आ रही है मेरी प्रॉपर की नहीं, आप सबको पता चल जाएगा। बिकॉज आई एम वेरी एक्साइटेड। मुझे पता है कि आज का मेरा लिमिट जो है, आज का जो हम लोगों का पावर टॉक है, वो अगर ये 5000 की भी लिमिट हो तो हम क्रॉस करने वाले हैं। बिकॉज आज जिस एक पर्सनालिटी को, एग्जैक्टली जिस एक लीजेंड पर्सनालिटी को हम और आप आज पावर टॉक में सुनने आए हैं, वो अपने आप में मिसाल है। मैं एक बारी चेक करना चाहूंगा लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हमारे साथ। लखनऊ, आजमगढ़ से लोग हमारे साथ जुड़े हुए, ग्रेट। गोंडा से हमारे साथ है लोग, मुंबई, अयोध्या, गाजीपुर, उदयपुर से लोग हमारे साथ हैं, हिमाचल से लोग हमारे साथ हैं, गोंडा से, पटना से हमारे साथ लोग हैं, सोनभद्र से लोग, रेणुकूट से हमारे साथ है, ग्रेट। नेपाल से बहुत सारे लीडर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर, काठमांडू से लोग हमारे साथ हैं, देवरिया, बिहार से लोग हमारे साथ यहाँ पर कनेक्टेड है। और एग्जैक्टली इतने ऑल अक्रॉस इंडिया के सभी, वाराणसी से लोग हमारे साथ कनेक्ट हो भी क्यों ना, क्योंकि आज हम एक ऐसी पर्सनालिटी को सुनने जा रहे हैं जिनकी ख्याति ऑल अक्रॉस वेस्टीज परिवार है, और वेस्टीज जहां जाए आज उनका एग्जाम्पल, उनका उदाहरण दे करके वेस्टीज खुद भी अपने आप को कंट्री में लॉन्च करती है। यस यस। सो मिर्जापुर से, राजस्थान से, ग्रेट। सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू, राजस्थान, वेलकम मिर्जापुर, वाराणसी, गोंडा, बेतिया, लखनऊ, कानपुर, ऑल अक्रॉस इंडिया, नेपाल एंड दुबई, आप सभी का स्वागत है। ऑल वेस्टिजियन, वी हैप्पी वॉरियर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ओवर हियर। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। एंड मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही ज्यादा सुपर एक्साइटेड होंगे, बहुत ही ज्यादा सीखने समझने के लिए और उस एक इंसान की पूरी जिंदगी के चैलेंजेस को जानने के लिए तैयार होंगे। आप लोग एक्साइटेड हैं? सिक्किम से लोग हमारे साथ कनेक्टेड है, ग्रेट। गाइज, मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा। मेरा नाम अशर अहमद है और मैं टीम हैप्पी वॉरियर के इस पावर टॉक सेशन को लेकर के हर सैटरडे और संडे रात में 8 बजे आपके साथ लेकर के आता हूँ। सैटरडे में हम आउट ऑफ द हैप्पी वॉरियर इंडिया के किसी बेहतरीन लीडर को लेकर के आते हैं और उनसे पावर टॉक करते हैं। उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, कैसे किया, ये सब हम जानते हैं। कुछ सुनी और कुछ अनसुनी कहानियां, कुछ सुने हुए दर्द, कुछ अनसुने हुए दर्द, कुछ सुनी हुई कामयाबी, कुछ अनसुनी हुई कामयाबी, हम यहाँ पावर टॉक में बात करते हैं। आई एम रियली सुपर एक्साइटेड गाइज। और आज का दिन संडे का है, विद इन हैप्पी वॉरियर के लीडर से मिलने का है। और आज हम जिस लीडर से मिलने वाले हैं, आज जिस पर्सनालिटी से हम मिलने वाले हैं, मैं चाहूंगा कि मैसेज बॉक्स में आप खुद नाम टाइप करके मुझे बताएं कि आज कौन से लीडर आने वाले हैं। आपसे मैं देखना चाहता हूं कि आप कितना अवेयर हैं। आप खुद चैट बॉक्स में जाएं और एक बारी टाइप करके मुझे बताएं कि आप किस लीडर से मिलने वाले। राइट। यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मेरे को नाम लिखना शुरू कर दिया है। एग्जैक्टली हम लोग आज मिलने वाले हैं द प्राइड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, द प्राइड ऑफ entire Vestige, the pride of Team Happy Warrior, the pride of every successful people of Vestige. Yes, हम बात करने वाले हैं आज के हमारे गेस्ट हैं, आज के हमारे स्पीकर हैं पावर टॉक के ऊपर, नन अदर देन, उनके बाद कोई एग्जाम्पल बचता नहीं है कामयाबी का। आप सभी का स्वागत है हैप्पी वॉरियर के पावर टॉक में। और आज के हमारे गेस्ट हैं, आज के हमारे स्पीकर हैं जिनसे हम आज पावर टॉक करने वाले हैं, इज नन अदर देन मिस्टर सैयद इरशाद अहमद, जिन्होंने ना ही केवल अपने चैलेंजेस को ओवरकम किया, अपने फिजिकल चैलेंजेस से ओवरकम होकर के अपने आप को कामयाबी के उस मिसाल तक पहुंचाया, उस मुकाम तक पहुंचाया जिसको देख करके लोग कामयाब होना चाहते हैं। आज हम उस एक पर्सनालिटी से मिलने वाले हैं। जी हाँ, हम सबको पता है सैयद इरशाद अहमद सर आंखों से देख नहीं सकते, लेकिन जो दूरदर्शिता उन्होंने दिखाई आंखों के बगैर, जो दूरदर्शिता उन्होंने दिखाई आंखों के बगैर, अच्छे आंख वाले आज उनकी निगाह से वेस्टीज को देख करके लाखों रुपए, करोड़ों रुपए महीने का कमा रहे हैं और बहुत सारे लोग आने वाले समय में उनसे प्रेरणा लेंगे। एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं कि
एक जो लाइन है, एक जो स्लोगन है जिंदगी में कि खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, कहते ना कि आपकी तकदीर लिखी जाती है तो खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। आप आगे की लाइन लिख सकते हैं अगर आपको मालूम है तो, आप आगे की लाइन लिख सकते हैं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। यस, अपने खुद ही को इतना बुलंद किया इरशाद सर ने कि खुद खुदा ने उनसे पूछा बता तेरी रजा क्या है, और उस रजा को जब उन्होंने बताया तो अल्लाह ने भी उनको इजाजत दी कि जा तू कामयाब होगा और दुनिया में हजारों लोगों को, लाखों लोगों को कामयाब करने की वजह बनेगा। आज एक ऐसी पर्सनालिटी से हम बात करने वाले हैं। सो हमारे साथ, हमारा यहाँ पर साथ देंगे मेरे दो को होस्ट। फर्स्ट वन मिस्टर रंजित राजन सर एंड सेकेंड वन इज विवेक सर। सो ये दोनों ही को होस्ट हमें रेगुलर चेक करेंगे। गाइज आपको मैं बता दूं, वेबिनार के टाइम पर अगर आपकी वीडियो ऐसी आती है जिस वीडियो को हम पब्लिक नहीं कर सकते तो हम आपको यहाँ से सीधे रिमूव कर देंगे गाइज, और आप दोबारा कनेक्ट नहीं होंगे। तो आप जब भी अपनी वीडियो ऑन करेंगे प्रॉपर ड्रेसअप आप चेक कर लेंगे। आप ड्रेसअप में होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड सही होना चाहिए, देन आप वीडियो ऑन कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप चैट बॉक्स में जितने भी क्वेश्चंस आपको लिखने हैं वो सब आप लास्ट में लिखेंगे, जो भी आप पूछना चाहें लास्ट में पूछेंगे। अगले 45 मिनट तक लगातार हम बात करने वाले हैं पावर टॉक में सैयद इरशाद अहमद सर से। तो सैयद इरशाद अहमद सर की पावर टॉक को स्टार्ट करने से पहले मैं उनकी छोटी सी वीडियो क्लिप है जो आज से 2 साल पहले 2019 में रिकॉर्ड की गई थी, वो मैं आप सबको सुनाना चाहूंगा। मेरा नाम सैयद इरशाद अहमद है और मैं गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट के गोला बाजार से। मेरी पैदाइश एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी। मेरी माता जी एक शिक्षिका थी। जब मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था और जब मैं बीएससी में था तब मेरे साथ एक केस में आरपी का शिकार हो गया, रेटिना पिगमेंटोसा, जिसकी वजह से मेरी आंख की रोशनी चली गई और मेरी पढ़ाई वहीं पे छोड़ दी। मेरे सपने बहुत बड़े थे बचपन से, मैं एक डॉक्टर बनना चाहता था। निराशा इतनी ज्यादा कर गई कि मैं 5 साल तक अपने घर से बाहर नहीं निकला। मेरे सारे दोस्त चले गए। इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया कि मैंने इस डिप्रेशन से अपने आप को सुसाइड करने को खत्म करने के बारे में सोचा और मैंने अपनी जिंदगी में 3-4 बार सुसाइड करने का प्रयास किया। मैं अपनी जिंदगी में नौकरी नहीं करना चाहता था, लेकिन परिवार के प्रेशर के कारण मुझे नौकरी के बारे में सोचना पड़ा जो मुझे पसंद नहीं थी। और के लोगों ने मना कर दिया, लेकिन मैंने एक निर्णय लिया। और मेरी अंतरात्मा ने मुझे वो बात बताई, समझाई, जिससे मुझे लगा कि हाँ, अच्छा सर, कुछ नेटवर्क इशू है, वीडियो और ऑडियो क्लियर नहीं है। ब्रेक हो रहा है सर, ब्रेक हो रहा है। ओके, सो नेटवर्क इशू आ रहा है, ब्रेक हो रहा है सर। अभी वॉइस क्लियर है हमारी रंजित सर? यस सर, अभी ऑडिबल है। रंजित सर, आई एम ऑडिबल टू एवरी? यस, अभी ऑडिबल है। गाइस आप सबको पहुंच रही है तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा चैट बॉक्स में एक बार यस लिख दीजिए। विवेक सर ऑडिबल है? यस सर, आप ऑडिबल हैं, बिल्कुल परफेक्टली फाइन। Great. You are looking so energetic, sir. You are looking so handsome, Vivek, sir. Thank you so much, sir. Praise, sir. So, guys, once again, आप सभी का स्वागत, आप सभी का वेलकम। हैप्पी वॉरियर के पावर टॉक में मैं आप सभी का वेलकम करना चाहूंगा। एंड मैं जितना एक्साइटेड हूँ, मुझे उम्मीद है कि मेरे से ज्यादा डबल एक्साइटमेंट आपके अंदर होगी, बिकॉज आज हम सुनने वाले हैं
एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने अपने आप में कीर्तिमान स्थापित किया। तो चलिए आप सबकी सहमति के साथ, आप सबके चैट वेलकम के साथ मैं यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगा आज के हमारे गेस्ट, क्राउन डायरेक्टर, कार्ड हाउसर एंड फॉरेन ट्रिप अचीवर, और पूरे हिंदुस्तान में अपने नाम की ख्याति और अपने कामयाबी की ख्याति बना चुके, हैप्पी वॉरियर के लिए प्राइड, हम सब के लिए प्राइड, नन अदर देन मिस्टर सैयद इरशाद अहमद सर का मैं वेलकम करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम इरशाद सर, आपका स्वागत है। और मैं चाहूंगा आप जहां बैठे एक बार दिल से जोरदार तालियां इरशाद सर की सक्सेस, उनकी कामयाबी के लिए एक जोरदार तालियां इरशाद सर के लिए। सो सर वेलकम है आपका, बहुत बहुत स्वागत इरशाद सर। थैंक यू a lot of thanks मिस्टर साहिल और ऑल टीम्स। और इरशाद भाई आपका स्वागत है हमारे इस टीम हैप्पी वॉरियर के पावर टॉक में। एंड कसम खुदा की, यू आर लुकिंग सो हैंडसम सर। थैंक यू भाई, थैंक यू। बहुत बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप, और बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख करके। आपका स्वागत है इरशाद भाई, और हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत थैंक यू इतनी कामयाबी बनाने के लिए और पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर करने के लिए अपनी कामयाबी से। और आज हम कुछ आपसे ऐसी कहानियां जो आज तक हम नहीं जानते हैं, कुछ ऐसी सक्सेस जो आपको महसूस हुई, उन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। बट बिफोर स्टार्ट एनीथिंग सर, मैं सबसे पहले चाहूंगा कि बहुत सारे लोग हैं जो आज नए हैं और ऑल अक्रॉस इंडिया, नेपाल, दुबई, और कुछ लोग आउट ऑफ मोर देन कंट्रीज से हमारे साथ कनेक्टेड है सर। सो एक बार मैं चाहूंगा कि शुरुआत से लेकर के शॉर्ट में, और अभी तक जब आप वेस्टीज को ज्वाइन करने का निर्णय लिए, आप किस परिवार से बिलोंग करते थे, कितनी रिसोर्सेस थी आपकी फैमिली में, क्या ऐसा हुआ जिससे अचानक से जिंदगी एकदम से अंधकार की तरफ चली गई, और फिर आप वेस्टीज में कैसे आए, फिर आगे की जर्नी के बारे में हम बात करेंगे इरशाद भाई। सो वो एक इरशाद को हम जानना चाहते हैं कि इरशाद एक्चुअली में क्या करना चाहता था, और अभी के डेट में इरशाद क्यों डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आ गए, वो सब हम जानना चाहेंगे सर। तो अभी मैं चाहूंगा कि बचपन से कैसे क्या हुआ और अब आप डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आ गए। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ तहे दिल से कि आपने मुझे ये मौका फराहम किया और हैप्पी वॉरियर्स का ये स्टेज मुझे फराहम किया। तो इसके लिए मैं आपका और पूरी मैनेजमेंट टीम हैप्पी वॉरियर्स का शुक्रगुजार हूँ, जिसने ये मुझे बुलाने का निर्णय लिया और इतना बड़ा ऑनर मुझे दिया। तो मैं रियली इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, और तमाम ऑडियंस, तमाम पार्टिसिपेंट्स का शुक्रगुजार हूँ जो अभी फिलहाल जूम पे या फेसबुक लाइव पे या यूट्यूब लाइव पे अभी मुझे सुन रहे हैं या आगे भी भविष्य में सुनेंगे। मैं उन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप सबकी इस तमाम इज्जत और अफजाई के लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा नाम सैयद इरशाद अहमद है, और मैं अपने बात की शुरुआत करूं उससे पहले मैं उस पाक ज़ात परवरदिगार का एहसानमंद और शुक्रगुजार हूं जिसकी वजह से मैं एक इंसान की तरह इस दुनिया में आ पाया। अपने माँ बाप का शुक्रगुजार हूं जिसकी वजह से मैं इस खानदान में पैदा हुआ, और अपने उस गुरु का शुक्रगुजार हूं जिसने, मैं चाहूँगा कि कोई और नहीं है वो, इनकी वजह से मैं आज वेस्टीज प्लेटफॉर्म पे ये इज्जत और ये शोहरत और ये दौलत सब कुछ बना पा रहा हूँ। वो कोई और नहीं है, वो हमारे डबल क्राउन डायरेक्टर मिस्टर रमेश नारायण राय, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, और अपनी तमाम प्यारी डाउनलाइंस और पूरी टीम हैप्पी वॉरियर्स और तमाम वेस्टीजियंस का मैं शुक्रगुजार हूँ जिनकी वजह से आज मैं इरशाद बन पाया। दोस्तों, मेरा नाम सैयद इरशाद अहमद है और मेरी तरफ से आप सबको एक वॉर्मल गुड मॉर्निंग है। मैं आप सबके को एक वॉर्मल गुड मॉर्निंग बोलना चाहूँगा। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुआ था, और जब मैं पैदा हुआ था तब मेरे परिवार की स्थिति बहुत अच्छी थी। मेरे पापा के पास एक बहुत अच्छा बिजनेस था,
लेकिन किन्हीं कारणों से जब मैं 4 साल का हुआ तो वो बिजनेस उनका डिस्ट्रॉय हो गया और मेरे परिवार की स्थिति बहुत बिगड़ गई। फिर मेरी मम्मा को जॉब तलाशनी पड़ी और उनको एक टीचर की जॉब मिली। तो वो गोरखपुर के गोला बाजार में बेसिक शिक्षा परिषद का एक स्कूल था, वहां पे एज ए असिस्टेंट टीचर उर्दू, ज्योग्राफी और इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए वहां पे नियुक्त की गई। मेरी जो भी शिक्षा दीक्षा हुई, क्लास 8 तक मैंने अपनी माँ की शागिर्दी में ही सब कुछ पढ़ा है, चाहे इंग्लिश हो, हिंदी हो, उर्दू हो, अरबी हो, जो कुछ भी पढ़ा है मैंने उन्हीं से पढ़ा है। और मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ लड़का हूं। मैं शॉर्टली आपको बस इतना बताना चाहूंगा कि जब मैं हाई स्कूल में पढ़ रहा था, आप सब जानते हैं कि बचपन में हम सब के ख्वाब होते हैं, जब हमारे और आपके घर में कोई रिलेटिव्स आता है तो हमारे माँ बाप, हमारे बड़े, उनसे बड़ा फख्र करके अपने बच्चों को सामने लेके आते हैं। हम भी लेके आएंगे, आप भी लेके आते होंगे, और कहते हैं बेटा बताओ ना, अंकल को बताओ, मामा को बताओ, फूफा को बताओ, खालू को बताओ, मौसा को बताओ, क्या बनोगे। अपने दोस्तों को बुलाते हैं, बताते हैं, पूछते हैं बताओ क्या बनोगे। और उस वक्त बच्चा कहता है डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, सीए बनेंगे, ऐसा ही कुछ बोलता है। और तब माँ बाप बहुत खुश होते हैं, तालियां बजाते हैं। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और जैसे जैसे उसकी तालीम बढ़ती है, हम में से ज्यादातर माँ बाप को ये फिक्र होने लगती है कि अगर रियल में मेरा बच्चा उस इंस्टीट्यूशन में गया जो बचपन से कहता आया, तो हम इतना पैसा लाएंगे कहां से, उसको पढ़ाएंगे कहां से। मेरे भी परिवार की परिस्थितियां कुछ ऐसी ही थी कि उनके पास इतना पैसा नहीं था कि अगर मैं डॉक्टर बनना चाहता तो वो डॉक्टर बना लेते। ये बात ऐसा नहीं है कि मैं अपने परिवार की कोई गलती के वजह से ये बात कह रहा हूं या अपने परिवार की तौहीन कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज मैं उस परिवार का एहसानमंद हूं। अगर वो परिवार नहीं होता, मेरे वो माँ बाप नहीं होते, तो मैं इस कायनात में थोड़े आता। मैं जो कहना चाहता हूं उसका मकसद कुछ और है। हम में से यहाँ बैठे हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जरा इस बात पे गौर करिएगा कि क्या हमारी जो करंट सिचुएशन है आज वो है कि अगर हमारा बच्चा डॉक्टर बनना चाहे, आज हमारा बच्चा एक अच्छा जो है इंजीनियर बनना चाहे, एक अच्छा सीए बनना चाहे, एक आईएएस ऑफिसर बनना चाहे, तो क्या हमारी कैपेसिटी है कि हम उसकी शिक्षा का पूरा वहन अपने बलबूते कर लेंगे। माय डियर, अगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर नहीं है तो आपको ये सोचने की जरूरत है, क्योंकि मेरे भी ख्वाब बचपन से डॉक्टर ही बनने के थे। लेकिन शुक्र है उस परवरदिगार का जिसने मेरी आंख खराब कर दी, नहीं तो शायद मेरे दिल में हमेशा एक टीस होती कि मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मुझे एमबीबीएस करा पाते। बहुत मेहनत से पढ़ रहा था। मेरी माँ ने मुझसे एक बात कही कि देख बेटा, मेहनत से पढ़, अगर स्कॉलरशिप मिल जाएगी तो तेरा एडमिशन जरूर हो जाएगा, लेकिन देख मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुझे कहीं और एडमिशन दिला पाऊं, तुझे तैयारी करा पाऊं, क्योंकि मेरे घर में और भी बच्चे हैं और अगर सारे बच्चों की पढ़ाई का हक मार के तुझे पढ़ा दूं तो बाकी बच्चों का क्या होगा, और फिर उनको क्या जवाब देंगे, हम अल्लाह के यहाँ जाके क्या जवाब देंगे। तो मैं बहुत मेहनत से पढ़ रहा था। पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था तो बहुत खराब भी नहीं था, ठीक ठाक था। और मेरे टीचर्स का भी ऐसा मानना था कि मैं क्वालिफाई कर सकता हूं, इसलिए मैं और भी मेहनत करता था। जब मैं 10+2 के बाद बीएससी कर रहा था, तो जब हाई स्कूल में था तब से कुछ दिक्कत शुरू हुई थी, सर में दर्द वगैरह बढ़ना शुरू हुआ, आंख की प्रॉब्लम शुरू हुई और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। जब मैं बीएससी कर रहा था तो मेरी आंख की रोशनी चली गई, मुझे किताबें दिखनी बंद हो गई और सब कुछ तितर बितर सा हो गया और मेरी जिंदगी जो है बहुत अजीब सी सिचुएशन में आ गई। लगा मानो सब कुछ मैंने खो दिया। जिंदगी में दो तरह के ब्लाइंड हैं, एक जो बाई बर्थ हैं,
और एक जो कंडीशनल किन्हीं परिस्थितियों की वजह से वो ब्लाइंड हो गए। ब्लाइंड तो ब्लाइंड है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि जिन्होंने दुनिया देखा है और फिर न देखने की कैपेसिटी उनके पास आई, शायद उनके लिए इस दुनिया में जीना कहीं ज्यादा दर्द भरा होता है जिसने दुनिया नहीं देखी उसके बनिस्बत। तो मेरे लिए ये जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई थी। और इसी बीच मैंने बहुत सारे डॉक्टरों से, मेरी फैमिली, मेरे गार्जियंस ने बहुत सारे डॉक्टरों को कंसल्ट किया, बहुत सारा पैसा बर्बाद हुआ उनका। और एक जो है हिंदुस्तान के अंदर एक बार जापानीज, ब्रिटिश और अमेरिकन डॉक्टर्स की एक ग्रुप आई थी। सौभाग्य से, खुशनसीबी से मेरी उनसे मुलाकात कराई गई। उन लोगों ने एग्जामिन किया और उन्होंने लास्ट डिसीजन दे दिया कि ये एक आरपी नाम की बीमारी है जो दुनिया में अभी ला इलाज है। इसका इलाज यूएस, यूरोप कहीं नहीं है। तो और उसी बीच मेरी एक डॉक्टर घोष से मुलाकात हुई। ये 2003 में डॉक्टर ए घोष मेडिकल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मेन प्रोफेसर थे, आई डिपार्टमेंट में एचओडी थे। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो उन्होंने जब जांच किया तो उन्होंने भी ये बात डिक्लेयर कर दिया और कहा, देख बेटा, ये बीमारी 4 लाख लोगों में से एक को होती है और इस बीमारी का भी पूरी दुनिया में कोई इलाज है नहीं। सो एक बात कहूंगा तुझसे कि तू इस चक्कर में अपना पैसा और टाइम दोनों बर्बाद ना कर और तू आराम से ये मान ले, ये नियति की नीयत को स्वीकार कर ले। मैं बहुत परेशान हुआ, बहुत डिप्रेशन में गया। मुझे लगा कि अब क्या होगा, मेरी जिंदगी खत्म हो गई। और फिर मैं कई महीनों तक अपने आप को समझ नहीं पाया मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन उस डॉक्टर की एक पॉजिटिव बात भी थी, या हो सकता है लोगों के लिए निगेटिव रही हो। शायद उस परवरदिगार को मेरी जिंदगी बनानी थी, इसलिए उसने मुझे उस बात को पॉजिटिव वे में समझा दिया। मुझे लगा यार मैं बड़ा खुशनसीब हूं कि 4 लाख लोगों में से मैं एक हूं। तो थोड़ा सा मतलब जो दर्द था वो कम हुआ। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि इंसान को जब दर्द का सहारा ढूंढना होता है तो वो निगेटिव चीजों में भी पॉजिटिव चीजें ढूंढने की कोशिश करता है। और मुझे शुरुआत में बहुत ताने सुनने को मिलते थे। कभी कभी ऐसा लगता था यार इसमें मेरा क्या, मैंने क्या गुनाह किया, लोग बेचारा ये वो बहुत सारी तरह तरह की बातें करते थे। तो मुझे बड़ा अच्छा नहीं लगता था। फिर मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया, प्रेशर बनाया कि जाओ जॉब कर लो। एक्चुअल में मैं जॉब करना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने, ऐसा नहीं कि मैं जॉब की इज्जत नहीं करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि आज मैं पल के बढ़ा हुआ हूँ उसी जॉब की बदौलत। लेकिन मैं जॉब लाइक नहीं करता था। क्यों? क्योंकि मैंने एक बात समझी थी कि जॉब से आप दाल रोटी तो पूरी कर सकते हैं, अपनी जरूरतों को सिकोड़ के पूरा तो कर सकते हैं, लेकिन चाहतों वाली जिंदगी जॉब से पूरी नहीं कर सकते अगर आप ईमानदार जॉब करने वाले हैं। तो ये बात मुझे समझ में आ गई थी, इसलिए मैं जॉब करना नहीं चाहता था। लेकिन मेरी फैमिलीज में बहुत प्रेशर थे। 1-2 बार मैं इंटरव्यू देने के लिए भी आया। उन इंटरव्यू के दौरान मुझे बहुत सारी बातें समझ में आई और फिर एट लास्ट मैंने एक डिसीजन लिया कि मुझे जॉब नहीं करना है। उसके पीछे बहुत सारी घटनाएं हैं और पावर टॉक में चूंकि लिमिट है तो इसलिए हम लोग उस पर बहुत डिटेल नहीं करेंगे। फिर मैंने बिजनेस करने का डिसीजन लिया। मैं घर गया, घर वालों ने कहा क्या हुआ, मैंने कहानी सुना दी। फिर हिंदी अंग्रेजी में जितनी अच्छी वाली सुननी थी सुन लिया, प्यारी प्यारी। और सुनने के बाद फिर घर वालों ने कुछ दिनों बाद पूछा, भाई तुम बताओ तुमको करना क्या है। मैंने कहा मुझे बिजनेस करना है। एक्चुअल में क्या है कि हम मध्यम वर्गीय लोग ये जो दुकान और ये सब करते हैं ना, हम लोग इसी को बिजनेस समझते हैं। हमको लगता है यही बिजनेस है। तो बाद में अब पता चला कि भाई ये अपनी खुद की नौकरी है, ये बिजनेस की कैटेगरी में नहीं आता। फिर मैंने दुकान खोली और तकरीबन 2 साल तक मैं उस दुकान पे बैठा जहाँ पे रेडीमेड होजरी आइटम्स, उर्दू, अरबी, फारसी की किताबें, होलसेल, फुटकर सब काम किया।
और उन दुकानों को करने का अच्छा अनुभव भी मुझे मिला इस बात को डायरेक्ट सेलिंग करने में, इसीलिए मुझे बहुत दिक्कत नहीं आई, क्योंकि वहां हमने समझ लिया था कि लाखों रुपए इन्वेस्ट करके भी इंसान को 12 घंटे कड़ी मेहनत करने के बाद इस बात की गारंटी नहीं होती है कि दुकान में बिक्री होगी कितनी। ये लोगों की गलतफहमी है कि हम दुकान खोल लेंगे तो पक्का है कि हमारी जिंदगी चल जाएगी। एक्चुअल में जिंदगी वहां भी आपको चलानी ही पड़ती है, और इस बात के गवाह कई लोग हैं, हो सकता है इस वेबिनार में भी जुड़े हुए होंगे जो हमारे इलाके के हैं। तो हमने वो दुकान चलाई, लेकिन 2 साल में कुछ ऐसी घटनाएं घट गई कि मेरा मन उस दुकान से खिन्न हो गया। तो मैंने दुकान छोड़ने का निर्णय लिया, और जब घर वालों को ये डिसीजन बताया तो फिर बहुत प्यारी प्यारी बातें सुनने को मिली, लेकिन मैंने उन सबको बर्दाश्त किया क्योंकि दिल नहीं लग रहा था उसमें। फिर कुछ बातचीत हुई, फिर इंस्टीट्यूशन फील्ड में मैं गया और मैंने इंस्टीट्यूट खोला। तो मैंने अपनी जिंदगी में पीसीओ भी चलाया, दुकान भी चलाया, होलसेल का भी काम किया, सीजनल वर्क भी किया, और फिर लास्ट में आके इंस्टीट्यूट चलाया। तो इंस्टीट्यूशन फील्ड में भी मैं गया, तो वहाँ जो है वहाँ भी मैंने बहुत दर्द समझे कि एक्चुअल में इंस्टीट्यूशन होता क्या है। और मैंने वहाँ देखा कि जो कंप्यूटर फैकल्टी में मैं इंस्टीट्यूट लेके गया था, तो वहां मैंने देखा कि 12 महीना कहने के लिए तो बहुत मजे का है, लेकिन एक्चुअल में वो चलता सिर्फ 4 महीना मजे में है, बाकी 4 महीना वो रेंगता है, और बाकी के 4 महीने वो सिर्फ हवा लेता है, सांसें लेता रहता है। और बाकी जो 4 महीना हमने शुरुआत में वही सीजन में कमाए होते हैं, वही बाकी 8 महीने में हम उसको मेंटेन करते हैं। बस नाम होता है कि फलाने इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर साहब फला हैं, लेकिन एक्चुअल जो लाइफ होती है वो फला डायरेक्टर साहब को ही पता होगी। आप में से जो लोग इंस्टीट्यूशन फील्ड से होंगे, जो लोग इस तरह का इंस्टीट्यूट चलाते होंगे, उनको जरूर इस बात का एहसास होगा। तो इस तरीके से मैं वहां पे भी पहुंचा, तो मैंने अपनी जिंदगी में जो चीज मुझे तलाश थी वो मैं खोज रहा था, और वहां वो भी मिल नहीं रहा था। धीरे धीरे लाखों रुपए मेरे ऊपर कर्ज आ गए थे, तकरीबन 12 लाख रुपए का मेरे ऊपर कर्ज आ गया था। मैं सोच रहा था यार इस दलदल से कैसे बाहर निकलूं, कैसे मैं अपनी जिंदगी को बेहतर बनाऊं। इसी फड़फड़ाहट, इसी उधेड़ बुन में मैं था, और तलाश कर रहा था कि अमीर कैसे बना जाता है। और इसकी तलाश करते करते मुझे कुछ किताबें मिली। उन किताबों के माध्यम से डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पता चला, क्योंकि उस बिजनेस का फार्मूला उसमें बताया गया था, और जो फार्मूला उस बिजनेस का वहां बताया गया था वो शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। ना मेरे पास बहुत बड़ा जो है पैसा था, ना मेरे पास मार्केट की कोई नॉलेज थी, ना मेरे पास कोई एक्सपीरियंस था, और ना ही मेरे पास समझ थी। और पैसा भी कोई देने वाला नहीं था, नॉलेज भी कोई देता नहीं, एक्सपीरियंस अब आज के डेट में अपना सगा भाई आपको सिखाना नहीं चाहता है, और मार्केट की समझ होती नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग बिजनेस से डरते हैं। तो वो सब कुछ मेरे पास था नहीं। फिर मैंने सोचा क्या करें, और तभी मुझे 21वीं सदी के व्यवसाय के बारे में पता चला, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जिसको मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझा। डायरेक्ट सेलिंग को भी मैंने बहुत तलाशा, बहुत सारे डिस्कशन किए मेरे, बहुत सारी डिस्कस के बाद तकरीबन 72 कंपनियों का प्लान खंगालने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि वेस्टीज, हाँ वेस्टीज को ही करना है। और उसकी वजह थी एक शानदार मैनेजमेंट, शानदार सोच वाली मैनेजमेंट, शानदार प्रोडक्ट्स, शानदार मार्केटिंग प्लान, और इन सब के अलावा एक शानदार एजुकेशन सिस्टम जो आपको सिखा सकता था, जो आपकी जिंदगी में एक्सपीरियंस दे सकता था, और आप सीख के अपनी जिंदगी को बदल सकते थे। तो मैंने इस प्लेटफॉर्म को चुना। शाद भाई, यूं तो मैं हमेशा इंटरेक्ट करता हूँ, गेस्ट के साथ बात करता हूँ, पर पता नहीं क्यों दिल आज कह रहा है कि मैं सुनता जाऊँ आपको। आप बोलते जाएं और मैं सुनता जाऊँ, आप बोलते जाएं मैं सुनता जाऊँ। एक तरफ भावुक भी हो रहा हूँ, एक तरफ मन में सवाल भी बहुत सारे उठ रहे हैं। आपने अपनी जिंदगी में सबसे अनमोल चीज जिससे इंसान दुनिया को देखता है, दुनिया को महसूस करता है, दुनिया के रंग समझ पाता है, तो सबसे अनमोल चीज देखने के बाद, इस दुनिया की रंगों को देखने के बाद, एट द एज ऑफ 16-17, जो उम्र इंसान के सपनों में पंख लगाने के होते हैं, मतलब वो रोशनी चली जाती है, और आप अपने आप को लकी समझते हैं कि 4 लाख लोगों में एक इंसान ऐसा होता है जिसके साथ ये चीजें होती हैं, और आप उसको लेकर के जिंदगी का सफर आगे शुरू करते हैं। चैलेंजेस आते हैं,
अम्मी कहती हैं कि हम एजुकेशन पे ज्यादा फोकस नहीं करा पाएंगे क्योंकि और बच्चे हैं, उस टाइम पर और थोड़ा दर्द बढ़ता है। देन फिर आप अपना काम शुरू करते हैं, दुकान खोलते हैं किताब की जिसके अंदर आप सारी चीजें करते हैं। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, 10-12 लाख रुपए आपके ऊपर कर्जे हो जाते हैं। उस दौरान आप ढूंढते हैं कोई अच्छी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। इन सब के बीच में अक्सर आपकी कहानियों में जिक्र आया है, अक्सर आपसे जब पर्सनली बात करो, एक वीडियो में भी जिक्र आया है कि जब ये सारी चीजें हो रही थी तो उन दौरान आपने 3-4 बार सुसाइड करने के बारे में भी सोचा था। वो कौन सा लम्हा था, वो कौन सा ऐसा वक्त था, ऐसी कौन सी सिचुएशन आ गई थी जिसकी वजह से इस हद तक आपको सोचना पड़ गया, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3-4 बार सोचना पड़ गया इरशाद? एक्चुअल में होता क्या था कि एक्चुअल में साहिल हो क्या रहा था साहिल भाई, जब आपके साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती ना तो ये समाज, रिश्तेदार, फैमिली के लोग, उनको लगता है कि तरह तरह की बातें होने लगती है। उसमें कुछ लोग कहना शुरू कर देते हैं, अरे अब क्या पूछना है, अब तो बैठ के खाने को मिलबे करेगा, और इस तरह की बात ये वो। कभी कभी लोग कहते थे कि अरे क्या बताएं, पता नहीं कौन सा कर्म हुआ कि ऐसे हो गया वैसे। मुझे लगता था कि यार सबसे बड़ा गुनहगार मैं ही हूँ, साला अगर मैं खत्म हो जाऊं तो ये मेरे घर का, मेरे समाज का ये सारा झमेला खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब कहीं बाहर गए हुए हैं और टहलते हुए, कहीं बाहर गए हुए हैं और टहलते हुए घर में आ रहे हैं, तब तक ये सुनाई दे रहा है कि अब क्या है, अब तो बैठ करके खाना ही है, अब तो बोझ टाइप के बन ही गए हैं, या अब पता नहीं कैसे हो गया। तो मतलब अपने आप में कि आप कोशिश करके आ भी रहे हैं और घर में ये सुनने को मिल भी रहा है कि मैं टेंशनाइड हो गया हूँ, सबके लिए टेंशन की सबब बन गया, ये वजह आती थी। बिल्कुल ऐसा लगता था कि यार मैं बोझ बन गया हूँ। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस रब्बे कायनात का जिसने मुझको ये जिंदगी में मौका दिया, वरना सही बता रहा हूँ साहिल, मेरी जिंदगी कुत्ते से बदतर होती। मैं समझ सकता हूँ भाईजान, बहुत तकलीफ होती है एक इंसान को, जो इंसान जिंदगी जीना चाहता है और लोग उससे जिंदगी छीनते हैं, और जब कहीं से उम्मीद खत्म हो जाती, कहीं से उम्मीद की एक चिंगारी तक नहीं नजर आती है, तब इंसान आत्महत्या करने के बारे में, सुसाइड करने के बारे में सोचता है। पर वहां से भी आप ओवरकम करके डायरेक्ट सेलिंग को आप चुनते हैं, और उसके बाद एक ऐसी पर्सनालिटी बन जाते हैं, एक ऐसा मुकाम बना लेते हैं जिससे आज पूरा वेस्टीज परिवार इज्जत की निगाह से देखता है और एक प्राइड समझता है। आज आप अपने वेस्टीज को करने के फैसले को लेकर के कितने हद तक सराहते हैं, और कितना अपनी जिंदगी में वेस्टीज के बिजनेस को करने की वैल्यू देते हैं भाईजान? आप कितना आप समझते हैं कि आपका फैसला बिल्कुल सही था? सारे बिजनेस जहां पर आपको डाउनफॉल में ले गए, आज वेस्टीज को करने से आपको क्या समझ में आता है कि आपका फैसला किस हद तक सही था? मेरा फैसला 1,00,000% सही था। और मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आज मैं कामयाब हूं, इसलिए ये बात नहीं कह रहा हूं। ये डिसीजन मैंने जब लिया था तो भूचाल सा आया था मेरे घर में, और एक मेरे सामने एक बात रखी गई थी, और तब मैंने एक बात कही थी कि 1 साल जिंदगी मुझे मेरे हिसाब से जी लेने दीजिए। अगर ये बात नहीं समझ में आएगी 1 साल बाद आप लोगों को, तो 1 साल बाद बैठेंगे, 365 दिन बाद आपके साथ बैठेंगे और हिसाब किताब करेंगे। अगर आपका निर्णय हुआ तो फिर आप अगर कहेंगे तो हम नाली साफ करने वाली भी नौकरी कर लेंगे। लेकिन जो है मुझे टाइम दीजिए 1 साल का। और फिर उधर से भी एक शर्त रखी गई थी कि ठीक है, जब तुम अपनी जिद पे अड़े हो तो जाओ, लेकिन 1 साल तक तुम्हें 1 रुपया मिलेगा नहीं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। और जिस वक्त ये बात हुई थी मेरे पॉकेट में सिर्फ 60 रुपए थे, और मैंने भी हामी भर दी थी। सिर्फ 60 रुपए? जी, सिर्फ 60 रुपए थे मेरे पॉकेट में। इतना बड़ा चैलेंज आपने ले लिया, जबकि फैमिली कह रही है कि वो 1 रुपया नहीं देगी। नहीं देगी। और मैंने वहां पर एक बात कही थी कि ठीक है, अगर मैं आपकी असल औलाद हूं तो आज के बाद आपसे 1 रुपया नहीं लूंगा। और अल्लाह का शुक्र है
कि उसने मेरी ये जबान कबूल कर ली। और वो दिन और आज का दिन मैंने किसी से भाई 1 रुपया लिया नहीं, दिया बहुतों को, दिया बहुत। करम है उस मालिक का। तो फिर 60 रुपए से कैसे शुरुआत हुई इरशाद भाई? 60 रुपए में तो वेस्टीज में ज्वाइनिंग नहीं होती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। फिर मैंने रमेश सर से ये बात कही कि भाई मेरे पास 60 रुपए है, मैंने उनको दिखाया भी। उन्होंने कहा कि तो तुझे क्या लगता है मैं तुझे पैसा दूंगा क्या? मैंने कहा भाई मैंने तो ये बात कही नहीं, मैंने तो आपको ये बात कही ही नहीं है, मैं तो बस आपसे ये चाहता हूँ आप मुझे सिखा दीजिए। ओह माय गॉड, बस आप मुझे सिखा दीजिए। मैंने कहा भाई आप सिखा दीजिए, मैं दुनिया लूट लूंगा, ये गारंटी है। मैं अपनी जिंदगी बदल के भाई उस वक्त में क्या दिल पे फीलिंग होती होगी और क्या हिम्मत होगा आपके अंदर, अपने आप में काबिले तारीफ है। और मैं उन तमाम लड़कों को, उन तमाम लोगों को मैं एक सलाह देना चाहूंगा यार, कि अगर आपको आपके माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं, अगर आपका गार्जियन, आपका भाई आपको सपोर्ट कर रहा है, वो गाड़ी में तेल भराने के लिए पैसे भी देता है, वो ट्रेवल करने के लिए आपको पैसे भी देता है, वो मीटिंग सेमिनार में जाने के लिए आपकी बुकिंग कराता है, आप लोग बहुत लकी हो यार। इरशाद भाई हर लेवल से चैलेंज और 60 रुपए जेब में लेकर के बिजनेस शुरू किया और आज इतना बड़ा मुकाम बना दिया। तो आप सब अपने जगह पर बहुत लकी हैं, बहुत लकी हैं। आपका बिल्कुल, भगवान का बिल्कुल आशीर्वाद है आप सबके ऊपर। सबसे पहली कामयाबी तो आपकी यही है कि आपका परिवार आपके साथ। अगर मैं गलत नहीं हूं इरशाद भाई, तो ये अपने आप में बड़ी बात है कि लोगों का परिवार उनके साथ। बिल्कुल भाई, मैं उन परिवार को बहुत लकी मानता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपनी बहन को या अपने लोगों को कोऑपरेट किया है और इस इंडस्ट्री पे बिलीव किया है। क्योंकि मेरे जिस वक्त मैंने डिसीजन लिया था उस वक्त इस इंडस्ट्री पे बिलीव करने लायक कुछ था नहीं, कोई कहानी नहीं थी, कोई एग्जाम्पल्स नहीं था। बड़े सौभाग्य की बात है कि मैंने रमेश सर को जब फोन किया था तो उन्होंने मुझे फोन पे एक बात कही, कहा भाई देख ऐसा है, संडे के दिन बीएसएवी इंटर कॉलेज पे चले जाना, डिग्री कॉलेज है वहाँ पे गोला में। तो उन्होंने कहा कि चले जाना, वहाँ पे दिवाकर सर आएंगे और वो एक मीटिंग करेंगे और हो सकता है उनके साथ एक बहुत अच्छे लीडर आएंगे जो लोकल के ही आसपास के उर्वा साइड के हैं, तो उस मीटिंग में जरूर चले जाना। तो मैं गया उस मीटिंग में और अपने एक दोस्त जो एसबीआई के मैनेजर थे, तो दोस्त ही कह सकते हैं क्योंकि वो जो है उस समय मैंने उनसे कहा कि आप कहाँ हैं, संडे का दिन था, उन्होंने कहा घर पे हैं। मैंने कहा आइए ना, एक जगह चलना है एक प्रोग्राम में। तो वो आए, उन्हीं की बाइक से मैं गया। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है? मैंने कहा सर सुनिए इसको, हम लोग बैठ के सुनते हैं, थोड़ा मुझे इस पे मंथन करना है। और बड़े सौभाग्य की बात है कि आरपी जी वहां पे प्रोडक्ट बता रहे थे और लगभग मेरे ख्याल से सिल्वर डायरेक्टर या जो भी रहे होंगे, सिल्वर गोल्ड रहे होंगे। और उन्होंने जब उनका बताने का ढंग मैंने देखा तो आप बिलीव करिए कि आप में से जो लोग भी आरपी जी को शुरुआत में जानते होंगे, उनकी आवाज आज बहुत अच्छी हो गई माशाल्लाह। पहले उनकी आवाज बहुत लड़खड़ाती थी। हाँ, लड़खड़ाती थी, बहुत ज्यादा बहुत लड़खड़ाती थी। तो जब मैंने सुना तो मुझे अंदर से एक बात समझ में आई। मैंने कहा यार मुझे दिखाई नहीं देता है, ये सही से बोल नहीं पा रहे हैं। जब ये सही से बोल नहीं पा रहे, यही कमा लेंगे तो करना क्या है यार, हम तो कम से कम बोल ही लेते हैं अच्छा से। हमारा तो जो है वोकैबुलरी तो मेरी बहुत अच्छी है और बहुत बढ़िया प्रोनाउंसिएशन मेरा निकलता है, तो कम से कम हम बोल तो अच्छा ले ही लेते हैं, तो हम भी तो कर ही सकते हैं। फिर मैंने रमेश सर को फोन किया, मैंने कहा भाई एकदम भाई सही जगह भेजे थे आप, आज मेरा बिलीव थोड़ा और बढ़ गया। मैं कहता था ना मैं कर लूंगा, आज मेरा दिल अंदर से और कहता है मैं और कर सकता हूँ यार, मैं 100% कर लूंगा, बस भाई सिखा दीजिए मुझको। उन्होंने कहा ठीक है, मैं 1-2 दिन में आऊंगा और तुम्हें बताऊंगा करना कैसे। तो भाई मैं उनका बहुत थैंक्सफुल हूँ। आप बताइए ना, आज एक अंधे इंसान को सही बता रहा हूँ आपको साहिल, आज मेरे पास सफलता है, बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन एक समय था जब सगा भाई भी ना बोझ समझता था, उसको लगता था इनको कहाँ लेके जाना है, छोड़िए ना इनको, घर पे रखिए। मैंने वो सब बातें सुनी, दोस्तों की तो बात मारो गोली, दोस्त कोई होता नहीं भाई,
उगते को सब, सूरज को सब सलाम करते हैं, डूबते को कोई सलाम उलाम करता नहीं है, लोग भूल जाते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपके बुरे दिन में आपके साथ होते हैं, और सही पूछे तो सच्चे मित्र आपके वही, सच्चे मित्र आपके वही। बिल्कुल सही, बिल्कुल तो मैं रमेश सर का हमेशा शुक्रिया रहा हूँ कि रमेश सर ने मुझे बहुत सिखाया है, और सीखने की बात जहां तक है साहिल ना, मैं आज भी सीख रहा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ। मैं टीम हैप्पी वॉरियर्स का बहुत थैंक्सफुल रहता हूँ। टीम हैप्पी वॉरियर्स के इतने प्रोग्राम्स हो रहे हैं लाइव, या जो है जब फिजिकल होते थे तब भी मैंने अपनी जिंदगी में कभी कोई प्रोग्राम छोड़ा नहीं है। और मैं तनुज सर का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ, और दिवाकर सर का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स लेके आते हैं। अभी आजकल मैं इंग्लिश स्पीकिंग पे भी काम कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज का एहसास हुआ है कि बेटा दुनिया बदल रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म हो रहा है, तो अगर इंग्लिश नहीं आएगी, इंग्लिश नहीं समझ पाएंगे हम, इंग्लिश नहीं लिख पाएंगे हम, इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे हम, तो बेटा फिर दुनिया से हम बहुत पिछड़ जाएंगे। और मैं अपने आप में किसी से अपना जो है कभी वो नहीं कहता कि हमारी तुलना उनसे, मैं तुलना कभी किसी कंपैरिजन किसी से नहीं करता मैं अपनी, क्योंकि भाई मैं कंपैरिजन करने के लायक नहीं हूँ, मैं क्या किसी से कंपैरिजन करूंगा। अच्छा इरशाद सर, जब आप शुरुआती दौर में बिजनेस करने जाते थे तो दिखता तो था नहीं, फिर फील्ड कैसे करते थे, कैसे फील्ड बनाते थे? गाड़ी तो तब थी नहीं आपके पास। नहीं भाई, मैं पैदल चलता था, मैंने 5-5 किलोमीटर तक पैदल चला हूँ। मैं कभी कभी किसी बच्चे को, किसी नौजवान को कोई बात कहता था भाई चलो ना एक जगह चलना है, ऐसे चलना है, चलो ना तुमको, फिर उधर से वापस आएंगे तो तुमको ये खिलाएंगे वो खिलाएंगे। और आप यकीन मानिए मेरे पास पैसा तो होता नहीं था, तो मैं उसको खिला देता था, मैं खुद नहीं खाता था। तो वो कहता था अरे आप भी खा लीजिए, तो मैं कहता था यार मेरा पेट भरा हुआ है, मैं खाने का दिल नहीं है, तुम खा लो, मैं बाद में फिर खाऊंगा, अभी भूख नहीं लगी। क्योंकि मेरे पास एक्चुअल बात ये थी कि पैसा। इरशाद भाई, कभी ऐसा हुआ कि जत्ते भर के आपके पास प्रोडक्ट है, डिलीवरी करने जाना है, डिमांड है, और आपके पास साधन नहीं है और आपको पैदल लेकर के जाना पड़ा? भाई ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है, जब मैंने 2-2 गत्ता अपने कंधे पे रख करके और एक बच्चे का हाथ पकड़ के मैं चला हूँ, और 1-2 किलोमीटर नहीं भाई 8-8 किलोमीटर चला हूँ मैं। क्योंकि आप आज तो लोग बहुत लकी हैं। दैट इज कॉल्ड स्पिरिट सर। ये बहुत बड़ी बात कह दी आपने, कंधे पर 2-2 गत्ता लाद करके और प्रोडक्ट डिलीवरी करना, ये जज्बा ही होता है। ये अंदर वो 365 दिन जो परिवार से लिए थे ना, वो 365 दिन की जुबान थी, और अपने आप को प्रूव करना था कि यस, इरशाद अहमद भी कुछ कर सकता है। वही एक जज्बा था जो से ये करवा रहा था। बहुत बड़ी बात इरशाद भाई। मेरे ख्याल से हमारे पावर टॉक का ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आज बच्चों के पास गाड़ियां हैं, सारी सुख सुविधाएं हैं, एवरीथिंग, सब कुछ है, पर फिर भी लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि कारण स्पष्ट नहीं है। वो 365 दिन की जुबान स्पष्ट नहीं है लोगों के पास, वो क्लियर नहीं। और अपने आप में ये मिसाल है। आज जब आप कामयाब है, आज जब आप लाखों रुपए कमा रहे हैं इरशाद भाई, आज जब लोग आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आज आप दुनिया को क्या मैसेज देना चाहेंगे वेस्टीज के बिजनेस के लिए? आज आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस प्लेटफॉर्म के बारे में? देखिए, मैं बस एक बात कह सकता हूँ कि आज के युग में लोग बहुत खुश नसीब हैं कि उनके एरियाज में बिलिंग सेंटर्स है। आज लोग घबराते हैं कि हम 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर सर्विस नहीं दे पाएंगे, लोग घबराते हैं। लेकिन मैंने उस गुरु से सीखा है जो 120 किलोमीटर से प्रोडक्ट ला करके 200 किलोमीटर से प्रोडक्ट ला करके अवेलेबिलिटी कराते थे, और यही चीज का मैंने अनुसरण किया था, और इसीलिए मैं फैजाबाद से माल लेने चला जाता था। मुझे कभी कोई शिकायत नहीं हुई वेस्टीज मैनेजमेंट से, अपनी अपलाइन से या अपनी डाउनलाइन से कि आपको मुझे ये करना पड़ रहा है। मैं बहुत लकी हूं कि मुझे ऐसी अपलाइन मिली, मैं बहुत लकी हूं कि मुझे टीम हैप्पी वॉरियर्स जैसा परिवार मिला। मेरे मन में इस परिवार को लेकर, अपनी अपलाइन को लेकर बहुत इज्जत है। मैं इनके खिलाफ कभी कुछ सुनना पसंद नहीं करता। मैं एक बात कह सकता हूं कि आज आपके पास पावर है। आप सोच के देखिए, ये बिजनेस ऑफ द पॉकेट हो चुका है। आज अपॉर्चुनिटी बदल चुकी है।
आज आपके पास एक नहीं हजारों एग्जाम्पल्स हैं। आज यूथ इंप्रूव कर रहे हैं, आज यूथ एस्टेब्लिश हो चुके हैं। लोग जब जिस उम्र में नौकरी की तलाश कर रहे होते हैं ना, आज उस उम्र में वेस्टीज प्लेटफॉर्म के पास, टीम हैप्पी वॉरियर्स के पास यूथ प्रूव कर चुके हैं कि अब नौकरी के बजाय हम उस सिचुएशन में हैं जहां हम लोगों की जिंदगी में जॉब सिक्योरिटी दे सकते हैं। अब भी इस प्लेटफॉर्म के बारे में अगर आपको सोचना पड़े, शायद मेरे हिसाब से प्लेटफॉर्म में नहीं, आपके सोचने में कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस है। शाद भाई बहुत अच्छी बात कही कि आज जब टेक्नोलॉजी है, आज जब हमारे हर बगल बगल में डीएलसीपी है, आज जब हमारे पास प्रोडक्ट ज्यादा है, आज जब हमारे पास साधन ज्यादा है, आज कोरियर हमारे पास है, आज जब सब कुछ है, और आज सबसे बड़ी चीज कि आज जब इतना बड़ा इंस्पिरेशन, इतना बड़ा एग्जाम्पल जब आज हमारे मोबाइल स्क्रीन पर है, जिसको सुनने के लिए लोग 20-20 हजार रुपए पे करते हैं, 25 हजार रुपए लोग पे करते हैं, तब उसकी कहानी लोग सुन पाते हैं, उससे एक फोटो ले पाते हैं। आज जब इतना बड़ा इंस्पिरेशन लोगों की स्क्रीन पर है, तो मेरे ख्याल से सवाल तो खत्म हो जाते हैं सारे के सारे। आपके नाम, आपकी कामयाबी ही काफी है वेस्टीज को करने के लिए। बट मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, वो एक सबसे हसीन लम्हा, वो एक सबसे प्राइड वाला मोमेंट, वो सबसे ज्यादा घमंड करने वाला मोमेंट कि यस, मेरा फैसला बिल्कुल सही था और मैं डायरेक्ट सेलिंग को अपना करियर चुन करके अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला लिया, मालिक तेरा शुक्रिया, वो कौन सा मोमेंट था? भाई ऐसे तो मेरी जिंदगी में एक नहीं कई मौके हैं, एक नहीं कई मौके, प्राइड वाली बात, लेकिन सबसे प्राइड वाली, उसमें जो सबसे प्राइड वाला मैं कह सकता हूं, वो एक मौका जरूर मैं शेयर करूंगा। ये घटना आज की तकरीबन 6 साल पहले की है और मुझे बहुत खुशी हुई। उस वक्त मेरे वालिद की तबीयत खराब हो गई थी और डैडी की तबीयत खराब थी। हाँ, मेरे पापा की तबीयत खराब हो गई और उनको मुझे आईसीयू में एडमिट कराना पड़ गया। और उस वक्त मेरी जिंदगी में एक ऐसा मौका आया जब मुझे लगा कि डायरेक्ट सेलिंग यानी वेस्टीज नहीं होता तो आज मैं ये नहीं कर पाता। धीरे धीरे करके मेरे पापा को 22 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ी थी। 22 यूनिट ब्लड की जरूरत। भाई साहब 45 दिन आईसीयू में एडमिट थे। आप जरा सोच के देखिए, कौन रिश्तेदार, कौन नातेदार आपको 22 यूनिट ब्लड देता? सर ढूंढना पड़ जाता है ब्लड। सर अगर कोई परिवार में 1 यूनिट ब्लड की डिमांड होती है तो लोग ये कह देते हैं कि मुझे शुगर है, जबकि हुआ भी नहीं होता है। मैं शुक्रगुजार हूं अपनी टीम का। मुझे अपनी टीम पे बहुत घमंड है, बहुत नाज है, जिसने मुझे एक नहीं तकरीबन 16 यूनिट ब्लड की जरूरत पड़ी, क्योंकि 6 यूनिट तो हम लोगों ने फैमिली से ले लिया। हाँ, भाई, हम, बहन, बाकी मतलब बहनोई सब लोग मिलके 6 यूनिट ले लिए और 16 यूनिट ब्लड भाई मेरे, मुझे कभी फोन नहीं करना पड़ता था यार ब्लड घट गया। लोग मुझे फोन करते थे और कहते थे सर अभी मेरा ब्लड नहीं गया है सर, मेरे पास अभी 2 यूनिट ब्लड है, एक मेरा और एक मेरे साथी का। और आप यकीन मानिए कि अगर वे चीज नहीं होता तो मैं शायद 10 लाख रुपए जो खर्चे हुए थे मैं अभी उसको बियर नहीं कर पाता, क्योंकि 45 दिन एक अंधे लड़के की आईसीयू में रखने की कैपेसिटी नहीं होती। बिल्कुल सही बात। और जब मेरे पापा ने कुछ लोगों से ये बात कही होगी, ये मेरे मुंह की बात नहीं है, मेरे मुंह पे नहीं हुई थी, लेकिन उन लोगों ने मेरे पापा के इंतकाल के बाद ये बात कही थी। जब मेरे पापा एक्सपायर कर गए तो उन्होंने ने कहा बेटा, जिस बाप ने तुमको जिंदगी भर नहीं समझा, मरते से पहले उस बाप ने तुम्हारे लिए जो वर्ड बोले हैं, तुम्हारी पूरी जिंदगी तर गई, तुम्हारी पूरी जिंदगी स्वार्थ हो गई। मैंने कहा क्या? कहा जो तो कहते थे मेरा नकारा बेटा है, क्या बताएं अंधा हो गया है। आज तुम्हारे बिजनेस की या तुम्हारे लोगों के मेल जोल की जो भी देन है,
कि उस बाप ने कहा कि जिस बेटे को मैं जिंदगी भर नहीं समझ पाया और जिस बेटे पे मैं जिंदगी भर नाज किया, दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस आया कि जिस पे मैंने जिंदगी भर नाज किया उसने वो नहीं किया जिस पे मैंने कभी भरोसा ही नहीं किया था, जिसने वो कर दिया। मतलब अब्बा आप पे भरोसा नहीं करते थे? मेरे अब्बा को लगता था कि अब मैं ब्लाइंड हो गया हूँ। ऐसा नहीं कि प्यार नहीं करते थे, क्योंकि मेरी वालदा के मरने के बाद जो मेरी फैमिली में मेरा कंट्रीब्यूशन था उसको लेकर के धीरे धीरे उनके दिल में मेरी वैल्यू जरूर बढ़ गई थी। लेकिन शुरुआत के दिनों में मेरे पापा मुझे उतना मेरे ऊपर फेथ नहीं करते थे, जो थोड़ा सच्चाई है। लेकिन प्यार बहुत करते थे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्यार नहीं करते थे, लेकिन मुझ पे वो वजह थी आंख की खराबी। उनको लगता था अब मैं ब्लाइंड हूँ तो मैं क्या कर पाऊंगा, मैं तो खुद ही कमजोर हूँ, मैं तो खुद ही बेसहारा हूँ, मैं तो खुद ही लाचार हूँ। इस तरह के स्टेटमेंट कभी कभी उनके मैंने मुंह से सुने थे, तो मुझे ऐसा लगता था। लेकिन जब लोगों ने ये बात कही ना, और बड़े गर्व की बात है कि जिस हॉस्पिटल में मैं उनका इलाज कर रहा था, उस डॉक्टर ने और उस हेड ऑफ मेडिकल ने आकर के मुझे गले लगाया, क्योंकि उन सबों ने देखा कि मैं इतनी मुशक्कत कर रहा हूँ। आप यकीन मानिए कि मैं उन दिनों कोई अपना प्रोग्राम अवॉइड भी नहीं करता था और घर भी नहीं जाता था। मेरा बस एक काम था। सर मुझे 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 याद है सर, वो वक्त 2015 का हाँ, वक्त था 2015 का। और आप विदाउट यूनिफॉर्म आप बेबीना में सीएनटी हो रही थी और आप अब्बा आपके आईसीयू में एडमिट थे और मैं शुरुआती दौर में था वेस्टीज के और मैं सेमिनार में बैठा हुआ था और आप जब आए थे तो अचानक से हल्ला हो गया था कि इरशाद भाई आएंगे, इरशाद भाई आएंगे। तो आपको इनवाइट किया गया, पर चूंकि आप सिस्टम फॉलोअर हैं, आप यूनिफॉर्म में नहीं थे तो आप नहीं गए और फिर बात को पता चला कि सर हॉस्पिटल से आए। तो मुझे डॉक्टरों ने गले लगाया और कहा यार तुम्हारे जैसे बेटे अगर हर बाप के पास हों तो शायद उसकी जिंदगी अपने बेटे को पैदा करने का जो है फख्र करेगी। तो मेरे लिए इससे प्राइड कोई और मोमेंट नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। और किसी भी नॉर्मल लाइफ में हो पाया, ये सब कुछ हो पाया तो ड्यू टू द वेस्टीज। बिल्कुल सर, जब भी हम चाहे हम लाखों रुपए भी महीना क्यों ना कमा रहे हो, 10 लाख रुपए महीना हमारी तनख्वाह या बिजनेस से क्यों ना आता हो नॉर्मल, पर जब बात ब्लड की आती है तो अपने साथ छोड़ देते हैं, कोई देता नहीं। फिर शायद हम पैसों से खरीद लें पर रिश्तों से हम नहीं खरीद सकते, रिश्तों से हम मांग नहीं सकते, लोग खड़े नहीं होते हैं। और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, आपको 16 यूनिट ब्लड आपकी टीम से मिला, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इसको रुपयों में नहीं तोला जा सकता। बिल्कुल नहीं तोला जा सकता। इरशाद भाई, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ और बहुत सारे लोग मेरे से पूछे कि जब इरशाद भाई सफर पे निकलते थे, फील्ड करने निकलते थे, मीटिंग करने निकलते थे, और जब कभी दिल हल्का सा भी, हालांकि जो पर्सनालिटी आप, मुझे नहीं लगता कि कभी आप निराशा अपने हाथ लगने दिए होंगे या निराशा को अपने ऊपर हावी होने दिए होंगे, बट वो कौन सा ऐसा स्लोगन, कौन सा ऐसा गाना जो आपको एनर्जी देता था, कौन सी ऐसी बात, कौन सा ऐसा लाइन जो आपके अंदर ताकत भर देता था और आप उसको गा करके जाते थे और मीटिंग फाड़ के आते थे? बिल्कुल ऐसा कुछ ऐसा होता था? खुद ही को कर बुलंद इतना तो आपने बहुत बार कहा है, ठीक है ना जी। लेकिन मेरी वालदा ने अक्सर एक बात कही थी, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। वाह, दाना जब तक मिट्टी में पड़ता नहीं है वो कुछ बनता नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और जब जब आप ये चीज समझते थे आपको हिम्मत मिलती थी। और कोई गाना, कोई लाइन इरशाद सर? भाई ऐसा है कि बहुत, जब डिप्रेशन में मैं चला गया तो पहले मैं गाने का बहुत शौकीन था। अच्छा, पहले गाते थे आप? मैं गाता भी था, सुनता भी था, लेकिन जब मैं डिप्रेशन में गया तो मेरी फिजिकल हेल्थ बहुत खराब हो गई। अब तो वेस्टीज के प्रोडक्ट्स की बहुत देन है कि मैं बहुत हद तक सही हो गया हूँ, है ना। तो जानते हैं जब आदमी डिप्रेशन में चला जाता है तो फिर गाना वाना सब खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं। खैर, आपकी जिंदगी कुछ ऐसी है कि वो खुद अपने आप में एक मोटिवेशन है, उसको किसी गाने की मेरे ख्याल से जरूरत नहीं, वो खुद अपने आप में। मेरा मोटिव इतना क्लियर है कि मुझे बाहरी किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं।
बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। भाई मैंने वेस्टीज कैरियर को शुरुआत करने से के बाद गाड़ी तक आने से पहले 4 घटनाएं मेरे साथ घटी हैं, जो एक साधारण इंसान के साथ घट जाए तो वेस्टीज क्या, मैं कहता हूँ कुछ भी करना छोड़ देगा। वो 2 घटनाएं जो हम सब जानते हैं, और हम कुछ ही लीडर्स जानते हैं, सब लोग नहीं जानते, और वो अपने आप में दर्द की पराकाष्ठा है, मेहनत की पराकाष्ठा है। पहला वो मैं जानता हूँ, जो ट्रक की डाली से आपको जो चोट लगा था और रुमाल बांध करके आप मीटिंग करने गए थे, वो एक बात। और एक शायद टैंक में आप गिर गए थे किसी, हाँ, सीवर के टैंक में मैं गिर गया था, नाली में। तो वो एक, दोनों ये वारदात जरा अगर आप बताएं थोड़े से तफ्तीश से, भाई तो एक बार ऐसा हुआ मेरे साथ, अभी मैं बहुत बड़े लेवल पे नहीं था, अभी नया नया शुरुआत किया था, लोग बहुत नकारते थे, तो इसलिए जो टीम मिलती थी मैं उसी को अल्लाह का शुक्र समझ के बहुत मेहनत करता था। कभी किसी के साथ टूट के बातचीत मैंने अभी भी नहीं किया है, कभी नहीं करता था। मैं अपनी तमाम टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझ जैसे इंसान पे बिलीव किया, यही बहुत बड़ी बात है। वरना यार अपने बिलीव नहीं करते, गैरों की बिलीव करने की बात ही अलग है। तो बिल्कुल मैं सही बात। उनको समय, जब देखिए मैं टाइम का बड़ा पंक्चुअल हूँ और सीखने में पागल हूँ। मैं अभी इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहा हूँ अतहर सर से। अच्छा, अतर सर से सीखना है। हाँ, टीम हैप्पी वॉरियर्स ने ही मेरी मुलाकात कराई थी, तो मैं उनका बहुत थैंक्सफुल रहता हूँ। बहुत अच्छे से सिखाते हैं, क्योंकि मेरे जैसे इंसान को सिखाना भी बहुत आसान नहीं है भाई, बहुत मुश्किल काम है। तो उनका मैं बहुत शुक्रगुजार रहता हूँ। इसी तरीके से मैं टाइम का बहुत पागल हूँ। अगर मैंने आपसे कह दिया ना 10 बजे मिलूंगा, तो भाई डॉट 9:59 पे पहुंच जाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा 10:01 नहीं। वाह। मैं उसके लिए बहुत पागल हूँ, और जब मेरा टाइम लेट होता है तो भाई फिर मेरा मेंटल लेवल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। मुझे लगता है मैंने क्या नुकसान कर दिया। तो फिर क्या हुआ था उस वारदात में भाईजान? तो मुझे जाना था आजमगढ़ में, एक मीटिंग करनी थी और कोई मेरे साथ था नहीं, और मैंने जबान दे दी थी, तो मैंने एक निर्णय लिया कि अकेले जाएंगे। अकेले चले जाएंगे? हाँ, अकेले जाएंगे, क्योंकि जबान मैंने दी, किसी के बलबूते थोड़े दी थी। वाह। तो मैं अकेले चला गया। सठियाओं मोड़ पे उतरा, मुझे लगा कि मैं शायद सड़क के ज्यादा इधर हूँ, ऐसा मुझे एहसास हुआ गाड़ी के हारन वरन से। तो मैं थोड़ा अपने आप को सोचा कि थोड़ा साइड में किनारे कर लूं, फिर डॉक्टर साहब को फोन करूंगा कि मैं सठियाओं मोड़ पे आ गया हूं, और आगे अगर आप आ जाएं तो 1-2 किलोमीटर आपके साथ चल चलूंगा। भाई मैं किनारे हो रहा था तो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई, मुझे गलतफहमी हो गई। मैं शायद सड़क के किनारे खड़ा था, मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद सड़क के थोड़ा ज्यादा बीच में हूँ। वहीं पे एक होटल की झोपड़ी थी, जिसके पास नल का पानी गड्ढे में गिरता था, वो उसका जूठा उठा धुलने वाला, उसमें बहुत सारे कीचड़ हो गए थे। मैं उसी में गिर गया भाई, और वो तकरीबन स्लिप कर गए? हाँ, उसी में गिर गया, और तकरीबन मुझे लगता है वो 5-6 फीट गहरा था। 5-6 फीट गहरा था? और उसमें मुझे थोड़ा चोट वोट भी लगी, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा बाहर निकला और जो है अपना नल इशारे से, जब तक नल चल गया तो मुझे समझ में आया कि लग रहा है नल इधर ही कहीं है। मैं आवाज की तो खुद से ही निकले थे आप भाईजान? कोई निकाला नहीं आके? नहीं, खुद से ही निकला था मैं। ठीक है, तो आवाज की आहट से भाई मुझे एक बात का और डर लग रहा था ना, रियल बता रहा हूँ। एक बात का डर लग रहा था कि कहीं मेरी टीम का कोई देख नहीं ले, मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। दिल में यही चल रहा था, बाखुदा कह रहा हूँ। क्या बात है, क्या बात देख नहीं ले कि बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, तो लोग कहेंगे यार ये तो खुदे नहीं, कमजोर हैं, तो एक दूसरे का देंगे, का मदद करेंगे। तो इस वजह से मैं किसी तरह कोशिश करके बाहर निकला, और कपड़ों में थोड़े कीचड़ वगैरह लग गए थे, तो मैंने नल के सहारे उसको साफ किया। लेकिन भांपने वाले तो भाप ही लेते ना, क्योंकि मैं आंख से देख के तो सफाई कर नहीं रहा था, तो मैं धूप में थोड़ा सा सुखा रहा था। तब तक डॉक्टर साहब आ गए, और डॉक्टर अब्दुल्ला करके एक हैं, तो वो आ गए। तो उन्होंने देखा, तो कहा सर आप गड्ढे में गिरे थे क्या? मैंने कहा नहीं तो। आज सर आप झूठ बोल सकते हैं, लेकिन आपके कपड़े झूठ नहीं बोल सकते, आप कहीं गिरे जरूर हैं। और फिर जैसे ही उन्होंने मेरा पैंट ऊपर उठाया कि इसमें कीचड़ लगा है, तो उन्होंने देखा पैर से खून आ रहा है। उन्होंने कहा अरे सर आपको तो खून भी आ रहा है। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, चलिए, आपको टाइम दिया था, मैं टाइम पे आ गया हूँ,
फिर वो अपनी डिस्पेंसरी पे लेकर गए और फिर कॉटन और स्पिरिट से पूरा मेरा खून वगैरह साफ करके और कहा सर ठीक है, बेटाडीन वगैरह लगाया उन्होंने। और मैंने कहा सर आप टेंशन मत लीजिए, हम मीटिंग करेंगे। और फिर मैंने मीटिंग किया और फिर वो वाह लेके, हाँ मैंने मीटिंग वाह, किया। क्या बात है, क्या बात है, बेमिसाल, बेमिसाल, कोई शब्द नहीं मेरे पास। ब्लड बह रहे हैं, पट्टी लगी हुई है, जबान दी है कि मीटिंग होगी तो होगी। दैट्स अ ट्रू लीडरशिप, दैट्स अ ट्रू लीडरशिप, दैट्स अ ट्रू मैंने लीडरशिप गाइस। वहाँ पे साहिल भाई मीटिंग किया और मीटिंग करने के बाद फिर वो मुझको लेके एक गाड़ी पे बैठाए। फिर मैं वहां से घर आ गया, रात को पहुंचा। तो इस तरह की घटना हुई। फिर एक दिन आजम ही गढ़ गया था मीटिंग करने डॉक्टर दिलीप सिंह की टीम में, और थोड़ा सा उन लोगों की मीटिंग थोड़ी और कुछ डिस्कशन होने लगा। जबकि रमेश सर ने एक इंस्ट्रक्शन दिया था कि तू 5 बजे आजमगढ़ से निकल लेना भाई। लेकिन अब जानते ही हैं हम लोगों का टाइम तो बधा होता नहीं, जाने का टाइम फिक्स है, आने का टाइम फिक्स आने का नहीं है, बिल्कुल सही बात। तो वहीं पे 7 बज गया। फिर मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था यार मुझे बड़हलगंज से गोला की गाड़ी कैसे मिलेगी। तो इसी चक्कर में जो है वो मैं रोडवेज पे बैठा, लेकिन वो रोडवेज वाला बड़हलगंज स्टैंड से पहले ही थोड़ा गाड़ी रोक दिया कि अभी खाना खाएंगे। तो मुझे लगा यार आधे घंटे ये खाना खाएगा तो फिर आधे घंटे बाद ये स्टैंड पे जाएगा, तो यार फिर मेरे लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैं उसके उतर करके सड़क के किनारे धीरे 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 आगे बढ़ने लगा। लेकिन वहां पे एक ट्रक खड़ा था, उसके जो है साइडर्स के कोर से मुझे बहुत तगड़ा चोट लग गया भाई। जबकि मैं बहुत रिलैक्स होकर के कंफर्टली, मतलब आराम आराम से समझ समझ के चल रहा था, लेकिन फिर भी वो चोट लग गया और मेरा सर फट गया। और अल्लाह का शुक्र था कि उस समय भी मैं 2 रुमाल लेके चलता था। पता नहीं क्यों मुझे ऐसी आदत हो गई थी, आज भी मैं 2 ही रुमाल रखता हूँ। तो मैंने एक रुमाल से जो है अपना ब्लड रोका और फिर दूसरे रुमाल से उसकी पट्टी बांधी और फिर ऊपर से जो है सब कुछ ठीक ठाक करके मैं आगे बढ़ा। आंसू तो बहुत आए, लेकिन रोने से कुछ हो तो जाएगा नहीं, रोने से जिंदगी थोड़े बदलती है। जिंदगी तो भाई काम करने से बदलती है। रोने से जिंदगी अगर बदल जाती तो हम काय को इतनी मेहनत करते, हम घर बैठ के रोते, उससे जिंदगी बदल जाती। बाप रे, क्या बात बोल दी। रोने से जिंदगी नहीं बदलती है, काम करने से बदलती है। और अगर रोने से जिंदगी बदलती तो घर बैठ के खूब रो लेते। बिल्कुल सही बात है, काम करने से जिंदगी बदलती है, लेकिन जब जिंदगी थपेड़े देती है तो आंखों के जो समंदर भरे आंसू हैं वो छलक ही जाते हैं इरशाद भाई। और उसी आंसुओं को ना बहने के लिए, अपनी पीढ़ियों को वो दर्द ना देने के लिए, खुद को आगे वो दर्द ना देने के लिए एक लीडर, एक नेटवर्कर काम करता है, क्योंकि भविष्य उसने देखा होता है। और ये दोनों इंसिडेंट अपने आप में दर्द की पराकाष्ठा है। ये दोनों ही वारदात अपने आप में दर्द की पराकाष्ठा है कि जबान देना कितना इंपॉर्टेंट है और टीम हैंडलिंग करना और लीडरशिप लेबल लेना और लेबल को मेंटेन करने का जो ये एक हिम्मत है, वो आपके जो ये दोनों वारदात हुए उसके बाद भी आपने काम किया। ये अपने आप में, मैं आपको दिख नहीं रहा है भाईजान, लेकिन मैं आपको सलाम कर रहा हूं, मैं आपको सैल्यूट कर रहा हूं, पूरे दिल से कर रहा हूं। आप एक इंस्पिरेशन है पूरे उन तमाम लोगों के लिए और आने वाली जनरेशन के लिए जिनकी लाइफ में शायद जितने भी चैलेंजेस आए पर इससे बड़े चैलेंजेस नहीं आएंगे। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आप कामयाब हैं, आज बड़े लेवल पे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ पावर टॉक पे बात किए। और एक चीज मैं उन तमाम लोगों के लिए आपसे मैसेज चाहूंगा जो लोग आज आपको सुन रहे हैं लाइव। लगभग यूट्यूब पर 1200 लोग आपको सुन रहे होंगे अभी के डेट में। जब मैं था तो लगभग 500-600 लोग थे। अभी 500 लोग यहाँ पर हमारे साथ कनेक्टेड है। उन तमाम लोगों के लिए एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं और वो स्टार्ट नहीं कर रहे हैं अभी भी? देखिए मैं एक बात कहूंगा, एक बार आप ठंडे दिमाग से, आप जो भी लोग स्टार्ट नहीं कर रहे, मैं उनसे एक ही बात कहूंगा, एक बार आप ठंडे दिमाग से रात को 2 बजे जगिएगा और रात को 2 बजे जगने के बाद एक बात सोचिएगा कि क्या जो आप जिंदगी जी रहे हैं वो सुकून वाली है, और अगर है तो अगले कितने साल वहां और काम करेंगे आप तो आपकी जिंदगी सुकून वाली हो जाएगी। और अगर आपका दिल घबराए, उलझन में आए, तो आप एक बार मेरा चेहरा याद करिएगा
क्योंकि मैं आपको बताऊं, पिछले मार्च से लेकर अभी तक मैंने फिजिकली कोई फील्डिंग नहीं की है, और अल्लाह के फजल करम से और वेस्टीज प्लेटफॉर्म की बदौलत और अपने अपलाइनों और अपनी तमाम डाउनलाइनों की मोहब्बत की बदौलत मैंने अपनी जिंदगी को तो बेहतर रखा ही है। मैंने अपने ड्राइवर को सैलरी तो दी ही है, मैंने उसकी सैलरी नहीं बंद की है, और मैंने जिन लोगों की जरूरत पड़ी है इस एपिडेमिक में उनको भी मैंने हेल्प किया है। और ये सब हो पाया तब, क्या बात, ये सब हो पाया तब जब मैंने इस प्लेटफॉर्म को कुछ साल पहले करने का एक सही निर्णय लिया था। और मैं आज अपने निर्णय पे बहुत खुश रहता हूं, क्योंकि मैंने इन्हीं दिन रात के लिए तो ये निर्णय लिया था। इसी दिन रात के लिए तो मैंने ये निर्णय लिया था कि हाँ, अगर कभी कोई बुरा वक्त आवे तब भी मेरे घर फाका कशी नहीं आवे, मेरे घर खर्चों की दिक्कत नहीं आवे, मेरी बीवी, मेरे बच्चे या मेरी बहनों को या मेरे भाई को अगर कभी मेरी जरूरत पड़े तो मैं उनके काम आऊं। यही सोच के तो मैंने वेस्टीज किया था। तो आज मैं अपनी सोच के साथ बिल्कुल प्रूव हूं। तो आप जरा सोच के देखिए, क्या ये अवसर आप अपनी जिंदगी में नहीं चाहते? याद रखिएगा एक बात, कि मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। याद रखिएगा एक बात, कि बात ही बात में नहीं मिलता और मुफ्त सौगात में नहीं मिलता। प्यार मिलता है प्यार से अंजुम, प्यार खैरात में नहीं मिलता, प्यार खैरात में नहीं मिलता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मेहनत भरी सक्सेस है ये सब, हम सब इसको बहुत सराहते हैं। और मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा वेस्टीज मैनेजमेंट को कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां एक ऐसा इंसान आज आकर के अपने आप को सबसे ज्यादा सिक्योर महसूस कर रहा है, जबकि वो अपनी जिंदगी में फिजिकली चैलेंज्ड है। और आज पिछले 1.25 साल से वो फील्ड में नहीं निकले, पिछले 1.25 साल से, पिछले लॉकडाउन से इस लॉकडाउन तक वो घर से फिजिकली मीटिंग करने के लिए नहीं निकले हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिनकी दुकान होगी, जिनके पास कोई फिजिकल चैलेंज नहीं होगा, आपकी नौकरी होगी, आपके साथ क्या चल रहा होगा पैसों को लेकर के आप सोच सकते हैं। लेकिन आज इरशाद सर ने हमें बताया कि इस पैंडेमिक में अपने ना ड्राइवर की सैलरी बंद करी, न जाने कितने ड्राइवरों को उनके मालिकों ने घर भेज दिया कि हम तनख्वाह नहीं दे पाएंगे, पर इरशाद सर ने उनकी तनख्वाह नहीं बंद करी, और तो और साथ ही साथ इतना पैसा बनाया कि जिसको जरूरत पड़ी, जो जरूरतमंद था, उसका दामन खाली नहीं भेजा और उसकी मदद कर रहे हैं। एंड दिस इज द पावर ऑफ वेस्टीज बिजनेस, कि आज 2-2 गाड़ियां, आज फैमिली की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना, आज शानदार घर में रहना, आज महीने का लगभग 2.5 लाख रुपए से ऊपर अर्न करना, और हजारों लोगों की जिंदगी में वेस्टीज करने की वजह बनना, अपने आप में कामयाबी का एक अनूठा संगम है, एक अनूठा मिसाल है। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद सर हमारे साथ इस पावर टॉक में कनेक्ट होने के लिए। बट मैं आपसे 15 मिनट और लेना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाह रहे हैं एंड आपको थैंक यू बोलना चाह रहे हैं। सो बिफोर स्टार्ट पर्सनल कॉन्वर्सेशन ऑफ 30 सेकेंड, 30 सेकेंड की बात, 30 सेकेंड का धन्यवाद या 30 सेकेंड की कोई, मुझे नहीं लगता कि इरशाद सर से आपको कोई सवाल करने की जरूरत है। अगर आप इरशाद सर से कोई सवाल करेंगे तो उनकी कामयाबी की तौहीनी होगी, मुझे ऐसा लगता है, उनके सक्सेस की तौहीनी होगी। मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करता हूँ। जी जी, आपके पास जो सवाल है पूछिए, पूछिए, वाह, पूरी आजादी है। लेकिन मैं इतना ऑनर दे रहा हूं सर, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए समय की कोई बाध्यता नहीं है। क्या बात है, क्योंकि मैं टीम हैप्पी वॉरियर्स के लिए ही हूं, और टीम हैप्पी वॉरियर्स के लिए मेरा समय की कोई बाध्यता होती नहीं। तो मैं इससे पहले कि लोगों से सवाल लूं और लोगों से बातचीत कराऊं आपसे, मैं चाहूंगा इरशाद भाई, आपकी हाथ से बजाई हुई तालियों को तो नहीं अभी सुन पा रहे, पर आप सब अनम्यूट कर सकते हैं,
हम ये पहली बार करने वाले हैं अपने पावर टॉक में। अपना अनम्यूट का बटन आप खुद सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, लव यू सर, वेलकम सर। लव यू सर, अच्छा चलिए रे सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। Thank you so much, sir. Thank you so much. थैंक यू थैंक यू सो सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू। पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण आपके लिए ताली बजा रहा है। और जितने लोग जिस जिस कंट्री से जुड़े हुए हैं, नेपाल से लोग तालियां, मतलब एक्साइटमेंट, Thank लोग you so तालियां much. बजा रहे हैं, राइट। लोग आपको थैंक यू बोल रहे हैं। अनम्यूट का बटन इरशाद सर आपके पास जा रहा होगा, एक बारी आप उस पर क्लिक कर ले, बोल दें क्लिक करने के लिए किसी को। सो गाइज, आप में से जो भी इरशाद सर से बात करना चाहता हो, आपके पास 15 से 30 सेकेंड होगा अपने सवाल को रखने के लिए और अपने थैंक यू को बोलने के लिए। सो आप हैंड रेस करेंगे, आपकी वीडियो ऑन होगी, तभी मैं आपको यहाँ से अनम्यूट का ऑप्शन दे पाऊंगा। आपकी वीडियो ऑन नहीं होगी तो मैं अनम्यूट का ऑप्शन आपको नहीं दूंगा गाइज। सो आप हैंड रेस करिए, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। ओके, रविंदर दुबे सर, यस। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और रविंदर भाई कैसे हैं? जी बहुत अच्छे हैं सर, बहुत अच्छे हैं। आपने तो जो कहानी सुनाई उससे पूरा रोया रोया खड़ा हो गया शरीर का। और सर ये एक सवाल मेरा छोटा सा है, बिल्कुल कि बिल्कुल पहली बार में आपने अपने अपलाइन पर इतना बिलीव किया कि 60 रुपया लेकर के घर छोड़ दिया, इसके बारे में क्या कहेंगे? सर, मैं आपको एक बात कहूंगा, अगर आप कोई साधारण काम करते हैं तो आपको स्किल की जरूरत होती है। जी सर। लेकिन अगर कोई काम असंभव सा लगता है, जी सर। जो आपकी भी नजर में और समाज की भी नजर में, जी, तो वो स्किल से नहीं होता, वो सिर्फ फेथ से होता है। जी सर। वो सिर्फ फेथ से होता है। क्या बात है, बहुत बड़ी जवाब। और मैंने फेथ किया था अल्लाह रब्बुल का इज्जत पे, मैंने फेथ किया था अपने वालिदैन की परवरिश पे, मैंने फेथ किया था अपनी अपलाइन पे, और मैंने फेथ किया था अपनी आप पे। बहुत बड़ी बात कह दी सर आपने, बहुत बड़ी बात कह दी। और इस बात से सारे लोगों के पास एक संदेश पहुंच चुका होगा कि सैयद साहब ने किसके ऊपर विश्वास किया था, क्या फेथ किया था, और एक ऐसा काम कर गए जो आज हमारे लिए इंस्पिरेशन है, एक प्रेरणा के स्रोत हैं, और उन लोगों के अपवाद हैं कि जिनके पास आंखें नहीं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप मेरी अपलाइन से भी पूछ सकते हैं कि अगर उन्होंने रात को 12 बजे भी कहा ना, तो मैंने ये कभी नहीं कहा कि अरे मैं बड़हलगंज आऊंगा कैसे, गाड़ी तो मिलेगी नहीं। मैंने कहा यस सर, मैं आ रहा हूँ। सो थैंक यू रविंदर जी हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। और बहुत सही कह दी इरशाद सर ने कि अगर कोई चीज असंभव सी दिखे तो वो पैसों से नहीं, विश्वास से मिलती है, उसमें विश्वास काम करता है। सो आइए मैं अनम्यूट करता हूँ। स्किल की उसकी जरूरत नहीं है, विश्वास की जरूरत होती है। बिल्कुल। सो अफसा मैम, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। आप अफसा खान मैम, आप अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर, आपकी बातों ने तो दिल को छू लिया। चलिए शुक्रिया। अब मैं क्या कहूँ, मैं कुछ ज्यादा कह नहीं सकती। बस आपकी बातों को सुन के मेरा अब कोई भी मतलब, कभी फैमिली वाली हूँ, बच्चे हैं, शादी हो गई, तो इसलिए थोड़ा सा कभी कभी आलस लग जाता है, क्योंकि फैमिली में सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है। लोग हंसते हैं, कहते हैं क्या करो, सिर्फ हस्बैंड के अलावा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन मेरा शुक्रगुजार हैं आप अफसा मैम, मेरे साथ है। यस सर, सबसे बड़ा सपोर्ट कि आपके हस्बैंड आपको कोऑपरेट कर रहे हैं। यस सर, सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड कर रहे हैं और ऊपर वाला कर रहा है। हालांकि और कोई मेरा सपोर्ट कर नहीं रहा है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि जब आप कर सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। डेफिनेटली, यस सर, डेफिनेटली। सो अगला अजिताभ सर, मैं थैंक यू अफसा मैम फॉर कनेक्टिंग विद अस। यस अजिताभ सर। हेलो सर, वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। इरशाद सर, आपको सर मैंने पहली बार बूट कैंप में जिम कॉर्बेट वहाँ पर लाइव सुना था, एंड बिलीव मी सर, उसके बाद से काफ़ी कुछ अंदर से चेंजेस मैंने फील किए
कि नो डाउट एक इंस्पिरेशन आप खुद में हैं, आप एक लाइट हाउस की तरह हैं जो पूरा सब कुछ सबको गाइड करते हैं। और एक मैं हमेशा से मोटिवेशनल लाइन अपनी लाइफ में अब तक यूज करता आया हूँ, और आज पहली बार मैं उसको चरितार्थ होते देख रहा हूँ आपके रूप में। और वो लाइन के साथ एक बार शेयर करना चाहूंगा सर जी। और आपसे सवाल तो पूछने का कोई हक वैसे भी नहीं है मुझे, क्योंकि ये तो सूरज को मतलब दिया दिखाने के बराबर होगा कि मैं आपसे कोई सवाल पूछूं, कुछ आंसर्ड है। तो मैं एक अपनी मोटिवेशनल लाइन सबके साथ शेयर करूंगा जो अक्सर सर को भी मालूम है, मैं हर बार कहता रहता हूँ, लेकिन उस लाइन को आज वाकई मैं पहली बार सर फील कर रहा हूँ कि वो चरितार्थ हुई है। और उस लाइन कुछ इस तरीके से है कि वक्त का इंतजार है मुझे बेकार मत समझो, और ये मंजिल की परछाइयां इसे अंधकार मत समझो। तो इस चीज को मैं हमेशा कहता तो आया था और इसको फील भी करता था, लेकिन आपके रूप में मैंने वो एक रियल एग्जांपल देखा, लिविंग एग्जांपल, कि हाँ ऐसा भी कुछ होता है। और ये लाइनें ऐसे नहीं कही गई हैं, ना ऐसे लिखी गई, वो शायद आपको ही देख के लिखी गई हैं और कही गई हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया। थैंक यू अजिताभ सर कनेक्टिंग विद अस। नेपाल से हमारे साथ इरशाद सर है, पूनम चौरसिया मैम। यस पूनम मैम। गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। आपको सुन के मतलब पूरा रोंगटा खड़ा हो गया है और रोना भी आ रहा है बहुत कुछ। लेकिन आप जो निगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी खोजे हैं और उसके वजह से आप जो आगे बढ़े, आपके फैमिली में भी कोई सपोर्ट नहीं था फिर भी आप आगे बढ़े। हमारे तो फैमिली में भी बहुत सपोर्ट है, हमारे हस्बैंड भी सपोर्ट करते हैं। हम भी जरूर आपके जैसे कर पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यही मैं बोलना चाहती हूँ। ग्रेट, थैंक यू पूनम मैम, थैंक यू। अरविंद सर अनम्यूट कर सकते हैं, हमारे पास 5 मिनट और है गाइस, जल्दी जल्दी आप हैंड रेज करिए। अरविंद सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। ओके कोई बात नहीं। श्री सर, एनटी श्री सर आप अनम्यूट कर सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। ओके यस सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर की कहानी सुन के वाकई में आंखों में आंसू आ गए हैं और ऐसा लग रहा है कि ये सभी के साथ बीता हुआ है। और घर का सपोर्ट तो होता है, लेकिन ये जो सर का जो ब्लाइंडनेस वाली है बात, वो बहुत ज्यादा हर्ट की है। ऐसा लगता है कि सर मतलब परिवार में ऐसे ऐसे लोग हैं सर जो देख सकते हैं लेकिन फिर भी वो देखना नहीं चाहते, निग्लेक्ट कर देना चाहते हैं। हम लोग उनको देख के भी ये चीज नहीं सोच पाते कि इनको निग्लेक्ट कैसे किया जाए। आज बहुत बड़ी हिम्मत मिली है कि हम उनकी बातों को निग्लेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, मेरी एक बात याद रखिएगा कि जिंदगी में आप दो में से एक ही कर सकते हैं, या तो बहाने बना सकते हैं या तो जिंदगी बना सकते हैं। फैसला आपको करना है, या तो बहाने बनाइए या जिंदगी बनाइए। जिंदगी बनाइए, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू श्री सर। रीता शर्मा मैम आप अनम्यूट कर सकती हैं। रीता शर्मा मैम अनम्यूट कर सकती हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। सर आपसे भी मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, आपकी मीटिंग भी मैं बहुत कनेक्ट करती हूँ, चाहे वो कभी भी किसी भी टाइम हो। तो थैंक यू सो मच सर कि मुझे ये मौका दिया। एंड थैंक यू सो मच इरशाद अहमद सर। पहली बार मैं भी आपसे रेवांता के गो क्राउन में मिली थी और तब मैंने आपको सुना था सर, बहुत अच्छा लगा था। और वाकई में कोई सवाल नहीं है, कोई सवाल पूछने का हक भी नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आपने चीजों को क्लियर किया है। एंड आपने एक बात बोली कि आप सबसे ज्यादा मोटिवेशनल इंसान को अपने आप से मिलता है, क्योंकि अपनी लाइफ में कुछ ऐसे चैलेंज होते हैं जो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड तहे दिल से आज आपको सजदा करने का मन करता है सर। थैंक यू सो मच। नहीं हूं, ऐसा मत करिएगा। नहीं सर, वाकई में सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। थैंक यू। वीवो 18110 सर आप अनम्यूट कर सकते हैं। मयंक जी आप अनम्यूट कर सकते हैं सर। मयंक सरन सर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। और सर कैसे हैं आप? बहुत शानदार, जबरदस्त, अल्लाह का करम है। अरे सर आपकी हमने स्टोरी सुनी, इतनी शानदार स्टोरी है, मतलब कि ऐसी स्थिति में भी आपने जो है, जब आप कर सकते हैं सर तो हम भी कर सकते हैं। हमको लगभग इस कंपनी में आए 6 महीने हुए हैं। ऑफ कोर्स कर जब सकते आप हैं कर सकते हैं सर तो हम भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स कर सकते हैं सर। यस सर।
डेफिनेटली, थैंक यू मयंक जी, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। विनय कुशवाहा जी को आवाज अगर जा रही है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। विनय कुशवाहा जी, आप में से कोई और अगर सर से बात करना चाहे तो आप फटाफट, 3 मिनट बचे हुए, आप कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। जी जी सर, आपका जो मीटिंग सेशन रहा ये पूरा सुनने के बाद दिल कर रहा है कि मैं खूब रोऊं, और खूब रोने के साथ साथ ये भी कर रहा है कि मैं कुछ कर जाऊं, और नहीं कर पा रहा हूं तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाऊं। नहीं और कुछ करके देखिए। क्या बात है। क्योंकि आपने 60 रुपया से इस करियर को करना स्टार्ट किया, शुरू किया, और आज आप जो कि इतने कष्ट झेलने के बावजूद इस लेवल पे है, तो हमारे जिंदगी में तो ऐसे बहुत सपोर्टिंग है और बहुत ज्यादा पैसा भी है, फिर भी हम लोग नहीं कर पा रहे थे। लेकिन आज से मैं ये डिसीजन लेता हूँ कि इसके बाद 365 दिन में मैं आप ही के जैसे कमिटमेंट के साथ मैं काम करूंगा सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और इसके लिए मैं आपके चरणों में बार बार वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ, चरण स्पर्श करता हूँ। आपका सुन करके, आपकी मीटिंग सुन करके बहुत अच्छा लगा हमको। शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू विनय जी, थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस। और आप चुल्लू भर पानी में तो मत डूबिएगा, कुछ जरूर कर जाइएगा। क्यों इरशाद सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इतना ही कहना चाहूंगा विनय जी की कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। बिल्कुल। रमाकांत सागर सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं। अच्छा सर, मैं भी कुछ गुड कहना मॉर्निंग। चाहता हूँ। गुड मॉर्निंग सर। सर विवेक सर आप बोल लीजिए। नहीं, आप कर लीजिए, फिर मैं उसके बाद कहता हूँ सर। रमाकांत जी, आप बोलिए पहले। गुड मॉर्निंग सर। आपसे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मैं भी खुद कॉर्पोरेट में जॉब करता हूँ, जेसीबी में एचआर हेड हूँ, एंड मैं ये सोचता हूँ कि यार जॉब के साथ में इस बिजनेस को कैसे करूंगा। तो आज आपकी स्टोरी सुन के मुझे ये लगता है कि अब मैं कर सकता हूँ। मुझे पता है कि मैं टाइम निकाल लूंगा और 100% निकाल लूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग टीम हैप्पी वॉरियर्स, एंड गुड मॉर्निंग इरशाद सर, एंड गुड मॉर्निंग अशर सर। मॉर्निंग सर। इरशाद सर, मैं आपको आज लव यू बोलना चाहता हूँ पहले तो। लव यू टू सर। मच। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सर आप मेरे हीरो हैं। और मैं आपको एक चीज बता दूं, आज यहाँ पर ओपन प्लेटफॉर्म है, हजारों लोग इसको देख रहे हैं। मुझे वेस्टीज में दुनिया की कोई ताकत नहीं ला सकती थी। जब मैंने आपको देखा था पहली बार और आपको सुना था पहली बार लखनऊ के एक सेमिनार में, उस दिन से मेरा भरोसा इस इंडस्ट्री पर बना। मैं आपको आज यहाँ पर ओपन फोरम में बोलता हूँ, और मैं ये कई बार बोल भी चुका हूँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल शुक्रिया आपकी इस बात के लिए, बहुत बहुत। आप ही वो शख्स हैं, वो पर्सनालिटी हैं। मेरे लिए आप द्रोणाचार्य हैं। शुक्रिया सर। और मैं आपका अर्जुन हूँ, और मैं बन के दिखाऊंगा अर्जुन। बिल्कुल बिल्कुल। आई लव यू सर। और लव यू टू सर। थैंक यू टू दिवाकर सर, थैंक यू तनुज सर, थैंक यू टीम हैप्पी वॉरियर, थैंक यू वेस्टीज मैनेजमेंट। बट आप सबसे बड़ी रीजन हो, सबसे बड़ा वजह हो, मेरा इस इंडस्ट्री से कभी कोई सरोकार नहीं होता। आप सबसे बड़े रीजन हो सर। थैंक यू सो मच। चलिए सर, मैं कुछ बनूंगा तो सबसे बड़ा रीजन आप ही होंगे सर। आपकी इस इज्जत अफजाई के लिए और मेरे ऊपर इतना भरोसा रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच सर। लव यू सर। ऑलवेज कीप ब्लेसिंग अस सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू सो मच। धर्मराज शर्मा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जल्दी जल्दी, हम 2 मिनट में कुछ और लोगों को लेंगे। यस धर्मराज जी। थैंक यू अजहर सर, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू कि इरशाद अहमद सर का मतलब कि आज मतलब कि बात करने का मौका दिए हैं। बहुत बहुत थैंक यू। और सर का स्टोरी सुन करके आज मेरा रोंगटा खड़ा हो गया है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सर की कहानी सुन करके। और सर, मैं नेपाल से हूँ, हमारे साथ बहुत लोग जुड़े हुए हैं, और सर का कहानी सुन करके अब सर का जितना भी तारीफ करें बहुत कम है, बहुत कम है। तो सर का मतलब बिजनेस 60 रुपया से शुरू किए, और 60 रुपया, और यहाँ पे मतलब कि लोगों के पास बहुत सारे पैसे हैं, घर से सपोर्ट है, हर चीज है, लेकिन फिर भी इस बिजनेस को नहीं कर पाते हैं। सर से एक सवाल है कि 60 रुपया ले करके इस बिजनेस को करने निकले, और बिजनेस 60 रुपए में कैसे शुरू होता है? कौन सा बिजनेस ऐसा मतलब शुरू होता है? सर से हम एक सब मतलब कि ये चीज हमारे टीम से बहुत लोग ऐसे जुड़े हुए हैं, ताकि ये मैसेज मिले कि बिना पैसे को भी इस बिजनेस को हम बिल्ड कर सकते हैं। और सर का समय मैनेजमेंट क्या है कि सर अपने डाउनलाइन को समय दिए और उस टाइम भी निकले, और
मतलब उस दौरान गड्ढे में गिरे, पैर में चोट लगा, खून गिरा, और उस दौरान भी मीटिंग कैंसिल नहीं किए, मीटिंग किए। ये चीज सर सुन करके मैं बहुत ज्यादा मतलब एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत कुछ बोलने को हूँ लेकिन बोल नहीं पा रहा हूँ। तो सर मैं चाहूंगा कि मतलब कि कुछ ऐसे गाइड करें कि हम लोग अब जो सर विनय सर का है ना कि चुल्लू भर पानी में डूब मरूं अगर ना कर पाऊं इस बिजनेस को, तो वही बात है कि आज के बाद मतलब कि हम अपने आप से चैलेंज करते हैं कि इस बिजनेस में सफल होकर के दिखाना है। मैं सर आपको सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि बाली साहब की एक बात है, एक लाइन है, पैसा लगा करके पैसा तो बहुतेरे कमा लेते हैं। जी सर। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बगैर पैसा लगाए कमा के दिखाओ, तब समझे कि आप बिजनेसमैन हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वेस्टीज इसी बात को प्रूव करती है कि वेस्टीज में पैसा कमाने के लिए आपको पैसे की जरूरत, लगाने की जरूरत नहीं। आप बिना पैसा लगाए पैसा कमा सकते हैं वेस्टीज में। ये वेस्टीज ने प्रूव करके अपने मार्केटिंग प्लान के अंदर दिखाया है। बिल्कुल बस आपको वो नजरिया लाना पड़ेगा, आपको वो जज्बा लाना पड़ेगा, आपको वो जिद ठाननी पड़ेगी जो आपकी तूफानों को, आप कुछ भी कर लीजिए, आपको रोक ना पाए। क्योंकि मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो, तैर के दरिया पार करो। क्या बात है। थैंक यू धर्मराज जी। एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके हर एक सवाल का जवाब मिल गया होगा। और 60 रुपए में कैसे बिजनेस शुरू किया इरशाद भाई ने, मैंने एक बार इरशाद सर से सवाल पूछा था तो उन्होंने कहा था कि साहिल, एक सेब में कितने सेब हैं ये तुम नहीं जानते, ये हम नहीं बता सकते कि एक सेब में कितने सेब छुपे हुए, पर एक बीज में कितने सेब छिपे हुए हैं। हाँ, एक सेब में कोई सेब नहीं है ये तुम जानते हो, लेकिन एक बीज में कितने सेब छुपे हुए हैं ये तुम नहीं जानते। तो वही बात है कि वो बीज में बरगद जैसा विशाल जैसा बिजनेस इरशाद सर देख रहे थे, वो 60 रुपए में कई करोड़ रुपए का बिजनेस सर देख रहे थे। और शायद वही विजनरी सोच, वही दूरदर्शिता उनको आज इस लेवल तक ले आई धर्मराज, जो आज हम सब इंस्पायर हो रहे हैं इरशाद सर से। तो शशांक भटनागर सर, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके साथ मैंने लखनऊ के अंदर कई सारे ग्राउंड्स में आपके साथ रहा और बहुत कुछ वहाँ पे मैंने आपसे सीखा और सीखने का मौका मिला। लेकिन सर आज के वेबिनार ने आपके जीवन के उन अनछुए पहलुओं से हम लोगों को अवगत कराया जिसके बारे में हमको आज के पहले नहीं पता था। सच सर रियली बताता हूँ कि ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बात थी कि आज इस वेबिनार को जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं समझता हूँ कि अगर वो कितने भी ठंडे क्यों ना पड़े हों, अगर आज उनके अंदर आग जरूर लग गई होगी। इसको सुनने के बाद क्या कमिटमेंट था सर आपका, क्या कमिटमेंट, मतलब शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकते। एक व्यक्ति जिसको दिख नहीं रहा है, चल वो कहाँ कैसे रोड देख रहा है, कहाँ तक जा रहा है, अकेले जा रहा है, गिर रहा है, पड़ रहा है, खून निकल रहा है, वो बैंडेज करके मीटिंग कर रहा है, मतलब अपनी कमिटमेंट को वो नहीं छोड़ रहा है। साथ में घर का सपोर्ट नहीं है, मात्र 60 रुपीज उसकी जेब के अंदर है। कैसे किया होगा सर, अनबिलीवेबल, मतलब विश्वास ही नहीं होता। लेकिन सर आपने तो करके दिखा दिया है। सर आपको आज के वेबिनार को सुनकर मुझे लगता है कि शायद हम लोगों की स्पीड बहुत स्लो है, बहुत तेज करने की जरूरत है सर, और ये बिल्कुल होके रहेगा सर। आप बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं टीम हैप्पी वॉरियर्स के अंदर, वेस्टेज के अंदर सर। आपकी पर्सनालिटी को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता सर। मैं आज बहुत अभिभूत हूँ इस मीटिंग को सुन करके सर, और मैं चाहूंगा सर आप 2 लाइन हमारे लिए जरूर बोलिए सर। थैंक यू शशांक जी। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा। जी सर। ये जो 60 रुपया था ना, जी सर, इस 60 रुपए से मैंने प्रोडक्ट नहीं खरीदा था। ओहो। उस 60 रुपए से मैंने टूल्स खरीदा था। अरे वाह सर। और एक बार मैं जा रहा था तो मेरे ड्राइवर ने मुझसे एक सवाल पूछा था जी। आप भैया, अगर हम लोग जा रहे हैं, रात को 12-1 बज रहा है, बहुत सन्नाटी रोड है, अगर कोई गन लेके आ गया तो क्या किया जाएगा? मैंने कहा आप क्या करेंगे? कहा मैं तो साले के ऊपर गाड़ी चढ़ा दूंगा। मैंने कहा भाई अगर उसने दूर से फायर कर दिया, गाड़ी पंचर हो गई, चढ़ाओगे कैसे? उसने कहा तब क्या करेंगे? मैंने कहा भाई बड़े प्यार से गाड़ी रोकेंगे,
उससे कहेंगे भाई कोई गोली उली मत चलाओ, तुमको गाड़ी चाहिए ना, ये गाड़ी लो, ये चाबी लो। हाँ एक काम और कर सकते हो, तुम ये मोबाइल छोड़ दो और इतना यकीन रखो मैं कोई कंप्लेन नहीं करूंगा। और ये जो मेरा बैग है लैपटॉप वाला, और ये जो मेरा ये सब बैग है, बस ये बैग छोड़ दो और इतना कर दो कि मुझे किसी हाईवे पे छोड़ दे, तुम गाड़ी लेके जाओ, जो बाकी पैसा वैसा लेके जाना है वो भी लेके जाओ। उसने कहा भैया इससे क्या होगा? मैंने कहा भाई मेरा मोबाइल, मेरा लैपटॉप और मेरा ये बैग रहेगा ना टूल्स वाला, तो इसी 50 गाड़ियां फिर से आ जाएंगी। सही बात, सही ध्यान रखिए, जो भी इन्वेस्टमेंट करना है आपको टूल्स पे कीजिए, टूल्स पे करिए, टूल्स पे करिए। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल वैसे ही है, ये बिल्कुल ऐसे ही है इरशाद सर के, अगर पेड़ काटना हो और आपको 4 घंटे मिले तो 3 घंटे हम धार लगाने में लगाएंगे और 1 घंटे में पेड़ काट देंगे, तो क्योंकि टूल्स अगर शार्प रहेगा तो सब कुछ संभव है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कनेक्टिंग विद अस एंड स्पेशली थैंक इरशाद सर फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। सर अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका और अपने विवेक सर का और रंजीत सर का, तनुज सर का, दिवाकर सर का और पूरी टीम हैप्पी वॉरियर्स का और विशेष करके अपनी अपलाइन का बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ और उस परवरदिगार का एहसानमंद और शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरी जिंदगी में ये मौका दिया, ये मुझे इज्जत दी, और आप सब की तमाम इज्जत अफजाई के लिए मैं तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। बस लास्ट में इतना कहना चाहूंगा कि मैला लिबास देखकर कोई फैसला न कर, मैला लिबास देखकर कोई फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। क्या बात है, और क्या बात। दानिश्वरों को रास्ता पागल दिखाएगा, दानिश्वरों को रास्ता पागल दिखाएगा, और अब हमें बस्ती का पता जंगल बताएगा। और मैला लिबास देखकर कोई फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल कौन सा बताएगा। दरख्त हूँ ये फल बताएगा, ये फल बताएगा। क्या कहना है भाई, फल बताएगा। मैला लिबास देखकर ये फैसला न कर, मैं कौन सा दरख्त हूँ ये फल बताएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि चले चलो कि चलना कामरानी है, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। So all of you, wish you well, thank you, and more. Thank you Irshad sir, and thank you everyone. We don't have a words, and I don't have a words to say thank you to Irshad bhai for giving his precious time. बहुत कीमती समय दिया और अपने कुछ अनछुए जो सच थे, कुछ अनछुए जो कहानियां थी वो आज हमें सुनाई, जो अनटोल्ड स्टोरीज थी, जो हम नहीं जानते थे, जो पर्दे के पीछे थी। कभी आप इरशाद सर से मिलिएगा, मैं खुश नसीब हूँ, मुझे मौका मिला है सर के साथ, हम ट्रेनिंग भी अटेंड किए हुए, तो हम रूम पार्टनर थे और इरशाद भाई ने मुझे अपने पैरों के वो चोट दिखाए हैं जो उनको बिजनेस को बिल्ड करने के दौरान लगे हैं, और वो एक एक दर्द, एक एक माइलस्टोन को पार करते हुए आज भाईजान ने इतनी बड़ी मुकाम बनाई है। तो हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है दैट यस वी आर वेस्टिजियन, यस वी आर हैप्पी वॉरियर्स, और उसमें भी बड़ी बात हो जाती है कि इरशाद सर हैप्पी वॉरियर का हिस्सा है, हम सब के लिए प्राउड की बात है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कनेक्टिंग। हर शनिवार और रविवार हम पावर टॉक लेकर के अपने लीडर्स के साथ आते रहेंगे और आपका हौसला बढ़ाने में आपकी मदद करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, शुभ रात्रि, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए और अपना काम करते रहिए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड विश यू वेल्थ।